Please sit with your eyes closed. We will start with the prayer. Gently bring your hands into Atmanjali Mudra. Mukam karoti vachalam Pangum langayate girim Takrpatamaham bande Parmananda Sagaram Akhand Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Deva Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. थैंक यू सो मच. आप सभी का धन्यवाद और खूब खूब स्वागत है. आज हमारा पहला दिन है 21 दिवसीय ये जो ऑनलाइन शिविर जो है सबसे बड़ी शिविर कहा जाता है इसको. हम 21 डेज की रिट्रीट ही है ये असल में एक किस्म से. तो पूरा 21 दिन चलता रहेगा. आप कम से कम मेरे साथ में दिन में 4 घंटा जुड़े रहोगे. कैसे? सुबह 2 घंटा योग करेंगे और शाम को इस वक्त हमारा सेशन चलेगा. हो सकता है मैं शायद जल्दी भी करूं, लेकिन फिलहाल 8:30 बजे को ही हम रखेंगे. तो 8:30 से 9-10 बजे तक भी जाएगा सेशन. बीच बीच में कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि मैं दोपहर को भी कोई सेशन कंडक्ट करूं. तो दैट डिपेंड्स, क्योंकि जब ये प्रोग्राम आगे बढ़ता है तब यहाँ पर मैं मुझे जैसे एक इंटरनल फीलिंग आती है, इंट्यूशन आता है, मैं वैसे ही आगे बढ़ता हूँ. मैं कोई वैसे तो एक सिस्टम में फॉलो करता ही हूँ कि मुझे क्या क्या कवर करना है, आज क्या कहना है, कल क्या मुझे समझाना है, लेकिन फिर भी मुझे स्पॉन्टेनियसली इंट्यूशन भी आता है कि मैं कुछ अलग से करूं. तो हम उसी के साथ चले बढ़ेंगे. इस प्रोग्राम की शुरुआत असल में पिछले साल लॉकडाउन में हुई थी. जैसे ही लॉकडाउन लग गया था तो तब तो कुछ नहीं था. सॉरी. लेकिन आई थिंक सो एग्जैक्टली 1 साल हुआ इसको. मई महीने में हमने स्टार्ट किया था पिछले साल. तो 1 वर्ष कंप्लीट हो गया 21 डेज के प्रोग्राम को. वो टाइम पे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक नॉन स्टॉप किया था हमने 21 डेज. और उसके बाद यानी कि बैक टू बैक एडवांस में बुकिंग चल रही थी कि सर मुझे नेक्स्ट बैच में ले लो, नेक्स्ट बैच में ले लो. अगर एक वीक भी चला जाता था तो मैं बोलता था आ जाओगे. नहीं सर, हम शुरू से हमको अटेंड करना है, आप हमको नेक्स्ट बैच के लिए अटेंड ये कर लीजिए. तो इतना हो गया था वो टाइम पे. तो बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक. मैं सोच रहा था एक बस लॉकडाउन होगा तब तक करेंगे. 1-2 महीना बहुत हो गया, लोगों का समय भी निकल जाएगा और कुछ अच्छी चीजें भी सीख लेंगे सब लोग. लेकिन फिर जितने भी लोग जुड़ रहे थे ना, उन्हीं लोगों ने अपने रिश्तेदार वालों को, फिर अलग अलग लोगों को वो लोग लेकर के आते थे. तो इसलिए बैक टू बैक चल रहा था. फिर नवंबर दिसंबर महीने में मैंने ब्रेक लिया था. मुझे खुद को कुछ और काम करना था अपने ऊपर में, इसलिए फिर मैं ब्रेक ले लिया. नवंबर दिसंबर ब्रेक था टोटल कंप्लीट. फिर उसके बाद जन आने के बाद जनवरी महीने में हमने फिर से शुरू कर दिया. तो जनवरी महीने में हुआ, फरवरी. फिर मैंने सोचा कि हम बैक टू बैक नहीं करेंगे, लेकिन 1 महीना छोड़ के 1 महीना करेंगे. तो विधाता ने फिर से वो स्थिति खड़ी कर दी. पहले मैंने जनवरी महीने में किया,
फरवरी महीने में ब्रेक लगाया, वापस फिर हमने मार्च में किया, अप्रैल में ब्रेक लगाया, मई में किया, अभी जून में वापस कर रहा हूँ। अंडरस्टूड। और मुझे वैसी फीलिंग आ रही है कि मुझे जुलाई में भी करना पड़ेगा बैक टू बैक, तो ये ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे। तो ये क्या होता है ना कि विधाता के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना काम करवाना चाहता है। तो तब से पिछले साल से इसकी शुरुआत हुई है और इसमें कई सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया है। इस प्रोग्राम का शुरू करने का उद्देश्य ये था कि असल में मेरी जिंदगी में जो मैंने बदलाव लाए योगिक लाइफस्टाइल को फॉलो करके, नेचुरोपैथी को फॉलो करके, असल में बेसिकली मैं योगिक लाइफस्टाइल को ही फॉलो करता था। उसके साथ साथ फिर ये सारी चीजें आने लगी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, ये सारी 2-3 चीजें आने लगी मेरे साथ में, और उसमें से होलिस्टिक लाइफस्टाइल का जन्म हो गया। लोग मुझसे कहते थे कि आप बड़ा ही अच्छा जीवन जीते हो, स्वस्थ जीवन जीते हो और खुश हम आपको देखते हैं, मतलब आपके चेहरे पे कभी टेंशन नहीं होता है, तो क्या आप पे कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है? मैं बोला जिम्मेदारी तो है, 2 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं और वाइफ भी है, घर भी है, मुंबई में रहता हूँ, खर्चा यहाँ पर मैं मुंबई में 60-70 हजार रुपए का खर्चा है, घर चलाना, बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाई करना, टोटल मारो तो 60-70 हजार रुपए तो मिनिमम चाहिए। मैंने कहा तो लेकिन आप जॉब नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, फिर भी खुश रहते हो। मैं बोला बस यही है कि भाई आ, आ, अगर हम कुदरत पे झोंक दे, हम अपने आप को समर्पित कर दे कुदरत को, तो कुदरत हमारा ध्यान रखता ही है। आपने ये कहावत सुनी होगी कि चींटी को कण मिल जाता है और हाथी को मण मिल जाता है। सुना है कि नहीं सुना है? मैं गुजराती हूँ, तो हमारे गुजराती में कहावत है, गुजराती में ये कहावत गुजराती में ऐसे बोले जाती है, कीड़ी ने कण और हाथी ने मण मली जाए। इसका मतलब हिंदी में ये होता है कि चींटी, कीड़ी यानी कि चींटी, एंड चींटी को कण मिल जाता है, उसको एक दाना चाहिए वो मिल जाता है, उसको शुगर का दाना मिल गया, कोई छोटा सा अनाज का दाना पड़ा होगा जमीन पे, तो रेंगती हुई कीड़ियां आ जाएगी, चींटियां उसको मिल जाता है। और एक दाने में सैकड़ों चींटियां अपना मन बना लेते हैं, पेट भर लेते हैं। तो आपने देखा होगा थोड़ा सा अगर शुगर रख दो कहीं पर में भी, तो वही चींटियों की लाइन लग जाएगी। तो चींटी को जितना चाहिए उतना भी विधाता दे देता है, और हाथी को मण के हिसाब से चाहिए, यानी कि पूरा पेड़ रख दो तो भी कम पड़ जाता है। अंडरस्टूड? पूरा पेड़ एक वन टाइम डिनर उसका एक पेड़ होगा, एक कोई भी एक डिसेंट साइज का पेड़, बराबर है। तो जितना घास है उसके अंदर में, जितनी पत्तियां है, उसका वो वन टाइम का लंच होगा, वो या लंच होगा या जो भी होगा, उसका एक टाइम का भोजन होगा वो हाथी का। तो चींटी को कण मिल जाता है और हाथी को मण भी मिल जाता है। मण मण यानी कि, मण समझते हो, बहुत बड़ी तादाद में, हैवी ह्यूज क्वांटिटी में, उसको मण बोलते हैं, मण के बराबर। तो ये विधाता ने इतनी जिम्मेदारी खुद ने ली है। ये चीज मैं आपको जो बता रहा हूं ना, मेरा एक एक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेशन जो है ना, लॉजिकल दुनिया के आधार पर नहीं रखेगा। आई मीन अगर यहाँ पर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन लगाओगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। यहाँ पर भी अगर आप नेचुरल साइंस की मैथमेटिक्स को लेके आओगे, यानी कि जहां पर में लॉजिक खत्म हो जाता है, वहां पर में ये साइंस की शुरुआत होती है, जिसको वैज्ञानिक लोग भी प्रूफ नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड? कि कैसे किसी इंसान को या किसी भी जीव जंतु प्राणी को उसके मुताबिक उसको जितना चाहिए उतना मिल जाता है। उसके पीछे का एक लॉ है, जो सिंपल लॉ, नेचर ने इसको डिजाइन किया है। 84 लाख योनियां है इस धरती पे, तो योनियों को मतलब यानी योनि यानी कि गर्भ हो गया। तो 84 लाख जीव जंतु है, उसमें से हम एक है। अंडरस्टूड? उसमें से हम एक है। तो इन सभी को छत मिले या उनका जहां पर मैं रहन रहन स्थान और भोजन की व्यवस्था कुदरत ने अपने हाथ पे रखी है, वो उनकी जिम्मेदारी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए क्या होता है ना कि बाय डिफॉल्ट चींटी को खाना मिल जाता है और हाथी को अपना भी खाना मिल जाता है, और हम उसके बीच में आ जाते हैं, इंसानों को भी जो चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर में इंसान की कुछ और समस्या है। इंसान का क्या है ना कि उसकी भूख खत्म नहीं होती है। अंडरस्टूड? जितनी उसकी जरूरत है उतना कुदरत देने के लिए बाध्य है। उससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मतलब इंसान को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यही पुरुषार्थ इंसान के लिए दुख बन जाता है।
अंडरस्टूड? क्योंकि वो ये सोचता है मेरे पास कम है, मेरे पास कम है, मेरे पास कम है, और वो हमेशा दुख का अनुभव करता है। लेकिन जैसे ही मेरे जैसा इंसान या फिर कोई बड़ा गुरु आता है उसके जिंदगी में, उसको बताता है तू थोड़ा इस तरफ देख, अपने दृष्टि को घुमा, तू देख पैदा हुआ अब तक तूने कभी मेहनत की है खाना खाने के लिए? तेरे पेट में जो भोजन गया, कभी एक भी दिन ऐसा गया है कि तेरे पेट में भोजन नहीं गया? वो बात अलग है, तूने उपवास किया, वो सेकेंडरी चीज है। लेकिन तुझे खाना हर दिन मिला है, एवरी डे, 365 दिन मैंने तुझे खाना दिया है, मैंने तुझे भूखा नहीं सुलाया। कभी हाँ हो सकता है तेरे टेस्ट का तुझे नहीं मिला हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरी जिंदगी तुझे तेरा टेस्ट का नहीं मिला, तुझे मिला है। अप डाउन चलता रहता है, कभी कम मिला, कभी ज्यादा मिला, लेकिन एक भी दिन मैंने तुझे बिना खाना तुझे छोड़ा नहीं है। अंडरस्टूड? आप हम छोटे थे, हम नहीं कमाते थे, तो कौन खिलाता था हमको? ये बात छोड़ दो कि हमारे माता पिता हमको खिलाते थे, हम एक इंडिविजुअल लाइफ है, एज टेक इट योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल लाइफ, बराबर है? एक सिंगुलर लाइफ को लेकर के चलिए। तो हम पैदा हुए तो माँ बाप को निमित्त बनाया, विधाता ने हमारे माता पिता को निमित्त बनाया। वो तो हर जानवर करता है। मेरे यहाँ पर मैं नेस्ट लगा हुआ है, पक्षियों ने अपना घर बनाया है यहाँ पर। मैं तो मैं देखता हूँ, मैं बड़े गौर से रोज देखता हूँ। वो उसकी मम्मी आती है, वो अपने बच्चे के मुंह में दाना डालती है। वो थोड़ी कहीं ट्रेनिंग लेने गई, उसको कोई कोर्स थोड़ी किया, नहीं ना। वो तो बाय डिफॉल्ट है, वो तो नेचर का सिद्धांत है। हम माता पिता बनेंगे, हम हमारी संतान को हमें खिलाना ही है, क्योंकि वो एज में वो चल फिर नहीं सकते हैं, उनको समझ नहीं कि कमाना कैसे है, लेकिन खाने की अक्ल है, चबाना, उसको निगलना, उसकी अक्ल है। बच्चे को, छोटे से नवजात शिशु को वो अक्ल दी है बच्चे ईश्वर ने। जैसे ही पैदा होता है, माँ के गर्भ से वो अलग हो जाता है, तुरंत उसका ये जबड़ा चालू हो जाता है। अंडरस्टूड? सकलिंग शुरू हो जाता है, माँ की चेस्ट के साथ उसका मुंह लगते ही सकलिंग स्टार्ट हो जाता है। अंडरस्टूड? ये नेचुरल है, इसमें हमें कुछ ट्रेनिंग की थोड़ी जरूरत है। वाई? जैसे ही बच्चा पैदा होता है, माँ के छाती में दूध आना शुरू हो जाता है। क्यों, कैसे आता है वो? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इट इज अ लॉ, बस दैट्स इट। अंडरस्टूड? उस बच्चे का भोजन उसकी माँ की छाती में है, दैट्स इट। जब वो गर्भ में था, तब जो एम्बिलिकल कॉर्ड था उसके थ्रू बच्चे को मिल रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखा, उसमें छाती से उसको मिलना शुरू हुआ। जैसे ही वो बड़ा हुआ, अपने पैरों पे थोड़ा सा वो खड़ा रहना शुरू हुआ, कुछ दांत निकलने शुरू हुए, तो सॉफ्ट चीजें खाना शुरू कर दिया उसने। अंडरस्टूड? तो चबाना, हम थोड़ी बच्चे को बोलते बटे बेटा ऐसे चबा, फिर उसको निगल जा, नहीं ना। अपने आप में बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा इंटेलिजेंट है। अच्छा, बच्चे को अगर कुछ चीज पसंद भी नहीं है तो बच्चा रिजेक्ट भी कर देता है, पता है? छोटा बच्चा भी रिजेक्ट कर देता है। आप अगर कुछ भी डालो उसके मुंह में, मुंह बिगाड़ देगा, वो नहीं खाएगा। अगर जबरदस्ती खिला दिया तो शायद वॉमिट भी कर देगा। राइट? सबने एक्सपीरियंस किया होगा ना। क्यों? बच्चा इंटेलिजेंट है, उसको पता है ये मेरा फूड नहीं है, मुझे नहीं खाना, आप जबरदस्ती खिला रहे हो मुझे। अंडरस्टूड? जो उसके शरीर को अनुकूल नहीं है, बच्चा अगर वो खाएगा, या तो वो बाहर फेंकेगा या तो वो अवॉइड करेगा, रिजेक्ट करेगा, बने मुंह बिगाड़ेगा, नहीं खाएगा। फिर माँ बोलती है यार ये देखो कितने नखरे करता है, नहीं खाता है। अरे नहीं खाता है, उसके पीछे की साइंस नहीं पता है आपको। क्यों नहीं खाता है, उसके पीछे की साइंस आप समझेंगे, मैं समझाऊंगा क्यों नहीं खाता है, आज नहीं लेकिन आने वाले दिनों में। तो ये सारे, ये जो चीज है, ये लॉज है, प्रिंसिपल है कुदरत के। तो ये मैंने जैसे ही कदम रखा योगिक साइंस में, तब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये कैसे काम कर रहा है। पहले तो मैं खाली फॉलो करता था। बात है 2014 की। 2014 में मेरी लाइफ कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब थी, वजन 90 किलो ऊपर था, और फिर उसके बाद स्ट्रेस भी था, फैमिली में स्ट्रेस, भाई के साथ रहता था, अलग होना पड़ा, मैं अलग घर पे आ गया, हम दोनों अलग हो गए। बड़ी फैमिली थी तो जॉइंट फैमिली से फिर न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गए।
स्ट्रेस चल रहा था, वाइफ के साथ में भी स्ट्रेस चल रहा था। ऐसा मन कर रहा था कि मैं उनसे डाइवोर्स ले लूं, फिर ऐसा भी मन कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं। ये सारे थॉट्स चल रहे थे, यानी कि ट्रॉमेटिक सिचुएशंस चल रहे थे जिंदगी में। और किसी ने मुझसे कहा कि आप ज्यादा ही परेशान दिखते हो, एक काम करो हमारे साथ में आप हिमालय चलो। तो तब तक तो मेरी जिंदगी में योगा और आध्यात्मिक तो था ही नहीं। वो जैसे ही मुझे लेके गया और वहां पर मैं उन्होंने मुझे अलग अलग जगह पर मैं जब लेके गए और कुछ 15-20 दिन हम रहे तो एक बदलाव आ गया। जो सुसाइडल थॉट्स चल रहे थे पूरा ऑपोजिट हो गया माइंड, एकदम एकदम से फुल पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव कि अभी फिर मैंने सोच लिया कि अभी तो यही जिंदगी जीनी है बस। अंडरस्टूड। योगियों की तरह मैं देखता हूँ योगी बिना कपड़े बर्फ में रहते हैं, चलते हैं और कोई परेशानी नहीं है उनको, और जबरदस्त उनकी हेल्थ है। तो हमने सोचा है कि भी मुझे भी ऐसी जिंदगी जीनी है। तो वो एक सपना था, वो सोच था, सोच थी। फिर वहां से आया मैं ऐसे ही फिर अलग अलग जगह पे जाता था, कई सारे आश्रमों में विजिट करता था। तो ऐसे ही फिर सदगुरु से, वो मेरे पहले स्पिरिचुअल मास्टर बने, उनसे मेरा परिचित हुआ, उनका प्रोग्राम किया, उन्हीं से ही डायरेक्ट उन्हीं के ही सानिध्य में मैंने प्रोग्राम किया। बड़ा ही खुशनसीब था मैं। उन दिनों प्रोग्राम बड़े छोटे साइज में होते थे। अभी तो सदगुरु को मिलना बोले तो आसमान पे तारा पकड़ने के बराबर है, चंद्रमा में जाने के बराबर है। वो टाइम पे नहीं था ऐसा। 2014 में तो क्या होता था ना कि 500 1000 लोगों का प्रोग्राम होता था और मिलना होता तो मिल सकते थे लोग। खैर खुश नसीब था मैं। तो वो सारा हो गया। उसके बाद फिर धीरे 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 उनके उन, उनके जीवन में आने से योगिक साइंस क्या होता है समझ में आने लगा मुझे। वो एकमात्र ऐसे योगी है जिन्होंने, जो लोग हिमालय में जंगलों में जो योगी रहते हैं, जिस तरीके से जीवन जीते हैं वैसी ही लाइफस्टाइल उन्होंने यहाँ पर में एक अलग ही अंदाज से उन्होंने डिजाइन करके लोगों को सिखाते हैं। अंडरस्टूड। तो वो सारी चीजें मुझे बहुत प्रभावित करने लगी। मैं सीखते गया, फॉलो करते गया। मैं पहले से ही इतना पैशनेट हूँ और डिवोटेड हूँ, डेडिकेटेड हूँ कि मैं झोंक देता हूँ अपने आप में। और उन दिनों मेरी नौकरी चल रही थी तो मैंने अपने नौकरी को कुछ किया नहीं, बस चलती रहती थी। चलता गया चलता गया। उसके बाद फिर 2014 से शुरुआत हुई। 3 4 6 महीने में मेरा वजन 90 किलो से 65 70 किलो पे आ गया। 25 30 किलो वजन कम हो गया। खुश हो गया एकदम जबरदस्त। और फिर उसी को मेंटेन किया मैंने। उन्होंने जो जो डाइट प्लान दिया था वो डाइट प्लान डे 1 से शुरू कर दिया, क्योंकि पहले दिन जब हमने प्रोग्राम किया, मैं कोई यूट्यूब से नहीं देखा था उनको। मुझे किसी ने बोला कि ये योगी है, इनका प्रोग्राम हो रहा है मुंबई में, तू जाके कर ले। मैं ठीक है, ओके। जैसे आपने किसी को बोला कि ये प्रोग्राम कर लो, आ जाओ, बिना कोई जानकारी के मेरी डिटेल में, तो मैंने भी ऐसे ही डायरेक्ट, कोई क्या है, मैंने फेसबुक में भी नहीं देखा, गूगल में भी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। मुझे खाली बोला ये कर ले बस। मैं बोला ठीक है कर लेता हूँ, बोला है तो कर लिया। सीधा कर लिया तो क्या, सीधी पहली तीसरी चौथी सीट पे ही नंबर था मेरा वहां पर। मैं उन दिनों रेट भी बड़े कम चलते थे उनके वीआईपी सीट्स के, ज्यादा कुछ महंगा नहीं था, 15-20 हजार बस। तो और तो चलता था। तो हमने चलते फिरते ऐसे ही सब प्रोग्राम हो गया। और वहां से डाइट प्लान दिया, 2 2.5 दिन का प्रोग्राम था। ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ। क्या नहीं खाना है पहले उसकी लिस्ट बताई, फिर क्या खाना है फिर वो लिस्ट दिया, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। तो उनमें से जैसे कि क्या नहीं खाना है, मैं वो लिस्ट बताता हूँ आपको। मोटा मोटी याद है मुझे, पूरा तो याद नहीं है वो, लेकिन मेन मेन चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे उसमें लिखा था चाय नहीं पीनी है, कॉफी नहीं पीनी है, तंबाकू नहीं खाना है, सिगरेट नहीं पीनी है, दारू नहीं पीनी है, नशीली सारी चीजें आ जाती है। तो उसमें से मैं दारू पीता था ओकेशनली, उन दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। और चाय डेली पीता था मैं, कॉफी भी पी लेता था। तंबाकू सिगरेट की मेरी आदत पहले से नहीं थी, लेकिन हाँ अल्कोहल में लेता था जब सर मैं टीनेज में आया, कॉलेज वगैरह में, तो वहां से शुरू हो गई थी दारू का सिलसिला। और सिगरेट भी पीता था मैं उन दिनों, लेकिन बाद में फिर मैंने छोड़ दिया था। सिगरेट मुझे कभी सूट नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। दारू चलती थी इसलिए मैं पीता था। और नॉनवेज तो लिखा था, नॉनवेज नहीं खाना है, दारू नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं पीनी है, तंबाकू नहीं खाना है, और चाय कॉफी नहीं पीना, इत्यादि इत्यादि। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीनी है, जैसे कोका कोला, मिरिंडा, माजा, वो सब जो रहता है सर। तो ये एक नो की लिस्ट में था। हाँ फिर था
गार्लिक नहीं खाना है, ऑनियन नहीं खाना है। फिर खाने की बात आता है, वो तो नशीली चीज थी। ऑनियन नहीं खाना है, गार्लिक नहीं खाना है, ब्रिंजल नहीं खाना है, और क्या नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, और हिंग 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 नहीं खानी है, और हाँ बस, और तेज मसाले नहीं खाने, जैसे गरम मसाले वगैरह वो सब। तो मैंने कहा कि ये ऐसी आइटम है, जंक फूड बंद करना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि जंक फूड में गरम मसाला है, लहसुन है, कांदा है, बराबर है, और कुछ चीजें ऐसी है जो पड़ती रहती है। मैंने बोला जंक फूड, तो डेट मीन्स जंक फूड चौकड़ी मारनी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें, हम नॉनवेज तो मैं खाता था, ओकेजनली खाता था वो टाइम पे। इसलिए उन्होंने, अभी ये बात ध्यान से सुनना मेरी बात, उन्होंने बोला डे 1 पे ये नहीं खाना है, मैंने उसी क्षण माइंड में डिसाइड कर लिया, डिटरमाइन कर लिया, मैं नहीं खाऊंगा आज से, अभी से नहीं खाऊंगा, खत्म बात, चाहे कितनी पुरानी आदत क्यों ना हो मेरी। अंडरस्टूड। नो डाउट मुझे थोड़ा, मेरा बॉडी रिएक्ट कर रहा था, मैं अपने आप को फाइट कर रहा था, चल यार थोड़ा चीटिंग कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, नहीं मतलब नहीं, नहीं खाना है, बस चाहे कुछ भी हो जाए, गुरुजी ने बोला है नहीं खाना है, खत्म बात। और क्या खाना है, तो जैसे बताया था कि उसमें बताया था कि आप नींबू पानी पी सकते हो, शहद वाला पानी पी सकते हो, नीम खा सकते हो, टर्मरिक खा सकते हो मसाले के तौर पे, सेंधा नमक अच्छा रहता है, और अपना सादा भोजन खाइए, 2 वक्ती खाइए, व्हाइट राइस अवॉइड कीजिए, ब्राउन राइस खाइए, ये सारी चीजें बातें उन्होंने बताई। तो मैंने कहा ठीक है, अभी इसी को ही फॉलो करेंगे, और हो सके उतना। फिर उन्होंने एक डाइट प्लान दिया था, मुझे नहीं मालूम कि शायद आपने ये वीडियो देखा होगा, कि अभी वो वीडियो पता नहीं कहाँ चला गया, वो डाइट प्लान का उनका एक वीडियो था, वो वीडियो उन्होंने बताया था। वो जब इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम लेते हैं ना लाइव, अभी तो छोटा कर दिया उन्होंने, क्योंकि सारा कंटेंट मेन, अभी खाली मेन कंटेंट पे फोकस करते हैं। अदरवाइज वो पहले तो हमारा जो तौर तरीका होता है ना, पहले उसको सीधा करते हैं। आदमी आड़ा टेढ़ा है, पहले उसको लाइन पे लेके आओ। अंडरस्टूड। तो आई डोंट थिंक सो कि वो वीडियो अभी यूट्यूब पे भी होगा तो अच्छी बात है। तो उनका एक डाइट प्लान वो देते थे। अंडरस्टूड। जैसे कि एक पूरे वीक का डाइट प्लान, अभी मैं आप लोगों को जो डाइट प्लान दे रहा हूँ ना, आप नए हो समीर जी, अभी मैं आपको दे दूंगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन उनका डाइट प्लान क्या था कि डे 1 वो क्या कहते थे कि आपको 50 to 70% रॉ फूड पे लेके जाना है, अपने बॉडी को ट्रेन करो, अपने शरीर को 50 to 75% तक इसको रॉ फूड तक लेके जाना है। तो कैसे लेके जाना है, उनका डाइट प्लान देखिए कैसा था। सोमवार, बराबर है, 10% रॉ फूड खाओ, 90% कुक फूड खाओ। फिर मंगलवार 30% रॉ फूड खाओ, 70% कुक फूड खाओ। पूरे दिन में जो भी आप खाते हो वो लेके आप देखो, पूरे दिन में 2 किलो खाते हो तो उसमें से 30%, जो भी खाते हो 30% रॉ फूड होना चाहिए। ऐसे लिख के नहीं देते थे कि ये टाइम पे इतना खाओ, मॉर्निंग को ये पियो, दोपहर को ये खाओ, रात को वो खाओ, वो आपका लुकआउट है। अंडरस्टूड। उन्होंने परसेंटेज दे दिया। फिर डे 3 लेके जाओ 50% पे। अंडरस्टूड। डे 4 50% पे रखो, सेम 50% मेंटेन रखो। डे 4 डे 5 50-50%, 50% रॉ फूड, 50% कुक फूड। डे 6 नीचे लेके आओ वापस। नहीं सॉरी, सॉरी, डे 1 20%, 20% था। डे 2 50%, डे 4 75%, डे 5 100%। यानी कि 5वां दिन जो है हफ्ते का, सोम मंगल बुध गुरु, गुरुवार को आपको पूरा रॉ फूड पे रहना है। अंडरस्टूड। और फिर डे 6 रिवर्स मारो, 75%, डे 7 50%। अंडरस्टूड। यस, हो गया आपका 50%। अभी 50% को, ये बेंचमार्क को सेट करो वापस। डे 8 25% रॉ फूड, डे 9 50% रॉ फूड, डे 10 75%, डे 11 100%। यानी कि 2 वीक में एक बार आपको पूरा दिन रॉ फूड पे रहना है। अंडरस्टूड। ओवरऑल अगर आप हिसाब लगाते हो, पूरे 15 दिन का अगर आप हिसाब लगाते हो, तो होता कैसा है, आप तकरीबन तकरीबन अगर एवरेज निकालोगे तो 50%, बिटवीन 50 to 70% आप रॉ फूड खाते हो। ये उनका डाइट प्लान था उन दिनों। वो बताते थे कि ऐसा करो आप। तो मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया शुरू शुरू में।
तो मैंने देखा कि हाँ चलिए ठीक है, बढ़िया, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा था, लेकिन बड़ी चैलेंज आ रही थी, मुझे भूख बहुत लग रही थी बीच बीच में। जिस दिन रॉ फूड पूरा दिन होता था उस दिन हालत खराब हो जाती थी मेरी। लेकिन कैसे भी करके फिर हमने उसको मैनेज किया। फिर बाद में दूसरा डाइट प्लान आया कि दिन में केवल 2 टाइम खाओ। दोपहर को सॉरी 10 बजे 11 बजे ब्रंच ले लो, और शाम को 8 9 बजे अपना दूसरा डिनर ले लो, खत्म। बीच में कुछ खाना ही नहीं है। भूख लगे तो फ्रूट खा लेना, और कुछ खाना ही नहीं है। जूस पी सकते हो, फ्रूट खा सकते हो, वो सब ले सकते हो आप, प्रोवाइडेड वो सारी चीजें जो मना की वो सारी चीजें अवॉइड ही करनी है। ऐसा था उनका। तो मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया, और पूरा मेरे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। मुझे डाइट प्लान के बारे में कुछ पता भी नहीं था, योगा के बारे में कुछ पता भी नहीं था। जो वो बोलते थे मैं वो करता था, बस सिंपल एज दैट। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ ना, क्योंकि उन दिनों मेरी हालत कुछ ऐसी थी, मेरी स्थिति ऐसी थी कि मेरे दिमाग में वो कुछ चल ही नहीं रहा था कि मुझे इसके अंदर में बड़ा विद्वान बनना है, ज्ञानी बनना है। अंडरस्टूड। ये तो मैं करते गया। ये हुआ यूं कि मैं फॉलो करते गया, प्रैक्टिस करते गया, और मेरी सफाई होनी शुरू हो गई, मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरी चेतना से। और धीरे 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 जैसे ही 2018 आया, देखा कि मैं पूरा पक गया था अंदर से। एक होता है ना कि फल पक जाता है, तो मैं पूरा पक गया था। पकने के बाद और मेरी नौकरी भी एक डायलेमा सिचुएशन में आ गई थी कि मैं इस जॉब को कंटिन्यू करूं नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, वो सारी सिचुएशन चल रही थी। फिर क्या हुआ, जॉब जैसे ही मेरी एक सिचुएशन, एक वक्त ऐसा आया जून महीने में, थोड़ा 2 3 महीने से चल रहा था, फरवरी मार्च महीने से ही गड़बड़ चल रही थी। और ऐसे मुझे इंट्यूशन आ रहा था कि लगता है कि मैं अभी नहीं रह पाऊंगा इस जॉब में, मुझे शायद छोड़ना पड़ेगा। और वो हुआ, जून महीने में मुझे छोड़ना पड़ा, अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। तो 18 साल मैंने नौकरी की, अलग अलग जगह पर। मोस्टली मैंने 18 साल में 3 4 जगह पे मैंने सर्विस की। मैं ज्वेलरी बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे एंसेस्टर्स, मेरी फैमिली पूरी ज्वेलरी से है, तो मैंने ज्वेलरी फील्ड में ही मैंने सर्विस की। सेल्स, मार्केटिंग, सुपरविजन, सारी चीजें की मैंने। अब्रॉड भी रहा हूँ मैं 4 5 साल, वहां पर भी काम किया। तो उसके बाद फिर मैं इंडिया में ही था 2007 से मैं, और 2000 अभी भी इंडिया ही में हूँ मैं। तो वहां पर मैं फिर ये हुआ कि जॉब छूटी, तो घर में मेरी वाइफ बोल रही थी क्या करेंगे अभी। मैंने बोला अभी जॉब करने को मन नहीं कर रहा है, बस बहुत हो गया अभी यार। 18 साल मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए जिंदगी जीना चाहता हूँ, अभी खुद के लिए कुछ करना चाहता हूँ मैं, मेरी आत्मा की संतुष्टि के लिए करना चाहता हूँ। मेरा एक ही शौक था 2014 में, जो मुझे पता चला कि मैं किसके लिए एक्चुअली। होता है ना, हर आदमी का एक इंटरेस्ट होता है, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट, किसी को कला में इंटरेस्ट, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट। तो मुझे योग में इंटरेस्ट था। तो मैं एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैंने योगा नहीं किया हो। 9 नवंबर 2014 से मैंने योग करना शुरू किया। तारीख के साथ बताता हूं मैं आपको, क्योंकि उस दिन प्रोग्राम था सदगुरु जी के साथ में। 9 नवंबर 2014, 9 मेरा फेवरेट नंबर है, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर है मेरा वो। हर बड़ा काम 9 फिगर से ही होता है वो। इसलिए आप देखो मेरे जो प्राइजेस है सारे 9 फिगर आते हैं, 4500, 3600, 5400, 9 आएगा उसका टोटल। तो जो 9 नंबर है वो 9 नवंबर 2014 को मैं वहां से, वो प्रोग्राम खत्म हुआ था उस दिन, आखिरी दिन था, काफी लंबा दिन था उस दिन। सुबह से लेकर की रात हो गई थी, सुबह 5 बजे शुरू किया था उन्होंने, और रात को 10 बजे हम लोग निकले थे। इतना लंबा प्रोग्राम था उनका उस दिन। तो इनिशिएशन हुआ, बहुत सारा हुआ उस दिन। 3 दिन का प्रोग्राम था, तो 9 तारीख को खत्म हुआ। उस दिन से योग उतरा जीवन में। आज तक एक भी दिन मैंने छोड़ा नहीं है बिना योग के। हिसाब लगा लीजिए आप, बराबर हिसाब लगा लीजिए आप। तो मैंने जब पीछे मुड़ के देखा हाल ही में, तो मैंने कहा यार, मैं लोगों को सिखाता हूँ, लोगों को दिक्कत हो रही है, क्यों उनको परेशानी हो रही है, मतलब इसमें है क्या यार। सुबह उठो योग करो, इसमें इसमें इतना स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है। मैनेज करना पड़ता है लोगों को टाइम, अरे नहीं उठा जाता है। अभी शाम को किसी के साथ बात हो रही थी, एक लड़की का फोन था,
अरे सर हमसे तो 24-25 साल की लड़की है। अरे सर मुझसे तो सुबह उठा ही नहीं जाता है। आपका 6 बजे का प्रोग्राम है। मैंने बोला भाई खुश नसीब हो, 5 बजे प्रोग्राम चलता था पिछले लॉकडाउन में। क्यों श्वेता जी, अर्चना जी, अनुपम जी, हैं? 5 बजे प्रोग्राम शुरू होता था, पता है? 5 o'clock, 4 बजे, 4:30 बजे उठना पड़ता था मेरे पार्टिसिपेंट्स को। लॉकडाउन था। मैं बोला जल्दी सो जाओ, आपको तो कहीं जाना नहीं है, कुछ प्लान तो है नहीं, बराबर है, बैठे बैठे टीवी देखोगे, बेटर है सो जाओ 9 बजे। तो मैं 9 बजे सुला देता था लोगों को। और वर्क फ्रॉम होम भी नहीं था बहुत सारे लोगों को, तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर तो बाद में स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। तो मैंने कहा जी सो जाओ भी 9 बजे और सुबह उठो 4 बजे, 4:30 बजे। तो 5 बजे हम सेशन शुरू करते थे। 5, 7:30, 8 बजे तक चलता था हमारा प्रोग्राम। मेडिटेशन भी करते थे। अंडरस्टूड। अभी थोड़ा लीनियन कर दिया। मैंने बोला खुश नसीब हो, मैं 6 बजे कर रहा हूँ स्टार्ट अपना। मतलब इससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। बस 6 बजे डेडलाइन है अपना, 6 बजे शुरू होगा ही होगा। आज भी 5:30 बजे शुरू करता हूँ। 5:30 बजे मैं एफर्मेशन मेडिटेशन लगाता हूँ, गाइडेड मेडिटेशन। तो जिनको आना होता है वो आ जाते हैं और सुनते रहते हैं। फिर 6 बजे मैं आता हूँ, स्टार्ट कर देते हैं हम लोग अपना। तो मैंने कहा कि यार इसमें इतना स्ट्रगल की कोई बात ही नहीं है, मैं तो रोज करता हूँ। अच्छा, जब भी मुझे सपोज कि मुझे ट्रैवल करना होता था, कभी फ्लाइट में, कभी ट्रेन में, कभी बस स्टॉप में, तो अर्ली मॉर्निंग जब ट्रैवलिंग होती थी तो मैं सुबह उठता था, स्नान किया, अपना टाइम मिला तो मैं जितना होता था उतना कर लेता था। एटलीस्ट मैं क्रिया तो कर ही लेता था। लेकिन योगा का मुझे जुनून था। अंडरस्टूड। तो मैं देखता था, अगर अगर मैं एयरपोर्ट टाइम पे, समय पे पहुंच जाता था, अपना सारा चेक इन वेक इन वगैरह हो जाता था, तो मैं देखता हूँ अभी मेरे पास में एग्जैक्टली 1 घंटा है। मैं बैठा हुआ हूँ वहां पर, मैं गेट पे, बराबर है, फ्लाइट के लिए एग्जैक्टली 1 घंटा है। आराम से मैं हमेशा अपना योगा मैट कैरी करता हूँ। जब भी जहां भी ट्रैवल करता हूँ योगा मैट मेरे साथ होता ही है। मैं योगा मैट बिछा देता था वहां, उधर ही सबके सामने। ऑफ कोर्स बीचों बीच नहीं, यानी कि थोड़ा मैं भी अपना स्पेस देखता था कि मुझे कोई ऐसी जगह मिले जहां थोड़ी वॉकिंग कम हो। लेकिन था तो पूरा उधर ही, एयरपोर्ट तो सभी लोग गए हो गए, तो मैं वहां अपना एक कॉर्नर पकड़ लेता था और मैं योगा करता रहता था अपना आधा पौना घंटा। कुछ लोग देखते रहते थे, कुछ लोग पूछते भी, अरे सर क्या करते हो, ये वो, बढ़िया, अच्छा लगता है देखते भी, अच्छी बात है। और मैं ट्रैवलिंग में हमेशा अपने ट्रैक पैंट्स में ही जाता हूँ, ट्रैक पैंट और टी शर्ट, ताकि क्या है ना, मैं किधर भी योगा कर लूँ। रेलवे स्टेशन पे मैं कर लेता था, देखा कि हाँ चलो अभी ट्रेन आने में टाइम है तो उसमें कर लेता था। कभी देखा तो ट्रेन की बोगी के अंदर मैं कर लेता हूँ मैं। मतलब बोगी में जगह कम है, जितना होता है उतना तो कर ही लेता हूँ मैं। अभी जितना आप देखते हो सुबह वो तो नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट जितनी जरूरत है उतना तो कर ही लेता हूँ मैं। तो ऐसा मैंने किया है। अंडरस्टूड। इवन जब हम लोग हाईवे पे जाते हैं और देखा यार चलो सुबह सुबह जल्दी निकले हैं, तो मैं बोलता हूँ ड्राइवर को अभी गाड़ी रोक इधर, अभी आधा घंटा तू आराम कर, पौना घंटा आराम कर, मैं अपना योगा कर लेता हूँ। हाईवे पे मैं आगे उस साइड पे मैं योगा मैट लगाता था अपना, कोई अच्छी जगह देख कर की, कोई जैसे मैंने बोलता था कोई ढाबा वाबा जैसे होता है ना टाइप में, तू अपना चाय वाय पी, नाश्ता वास्ता कर, आधा 1 घंटा अभी कुछ नहीं करना है, तू एकदम टाइम पास कर बस अपना, बराबर है। तो वहाँ होटल की जो ढाबे की या फिर कोई लॉबी वगैरह रहता था, उधर में शुरू हो जाता था अपना। तो ऐसा जुनून, और मुझे नॉर्मल लगता था। मैं बोला वो मुसलमान लोग अपनी नमाज पढ़ लेते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, उनके टाइम पे जहां मन किया वो सीधा लगा दिया अपना उनका आसन और शुरू कर देते थे। तो हमें क्यों दिक्कत होनी चाहिए भाई? वो अपना कल्चर बरोबर निभाते हैं। किसी ने बोला क्या उसको कि सड़क पे खड़े हो जाओ, हैं, एयरपोर्ट में शुरू हो जाओ? नहीं ना। आप देखो उनका कल्चर उन्होंने इतना मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है, इसलिए बाय डिफॉल्ट हर एयरपोर्ट पे, हर रेलवे स्टेशन में वहां पर में प्रेयर रूम है। हिंदुओं के लिए नहीं है, उनके लिए। पता है, प्रेयर रूम एक्चुअली उनके लिए बनाई गई थी, लेकिन कोई भी कर सकता है, इट इज यूनिवर्सल। ऐसा लिखा नहीं है कि ये खाली इनके लिए है, लेकिन असल में ये उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया था। रमजान चलती है, इनको 5 बार नमाज पढ़नी होती है, इसलिए पर्पसली मैनेजमेंट ने वहां पर में प्रेयर रूम बनाया है। अंडरस्टूड। तो अगर आप उस प्रेयर रूम में जाओगे, अपना हिंदू कोई नहीं होता है उसके अंदर में, कोई योगी नहीं होता है, कोई हार्डली एक आध मिल जाएगा मेरे जैसा। सारे वहां पर में मुसलमान होते हैं और वो अपनी नमाज पढ़ते हैं।
कितना डिवोटेड है वो अपनी साधना के प्रति। अंडरस्टूड? ये डेडिकेशन होना चाहिए। ये डेडिकेशन होगा ना तो वो बदलाव आ जाता है। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो भाई मैं क्या करता था, ये 2019 की बात है, जब मैं लोगों को सिखाता था। अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन उन दिनों मैं घर घर जाके सिखाता था लोगों को। तो लोग बोलते अरे ये है वो है ये समस्या है। मैंने बोला यार इसके अंदर में स्ट्रगल की क्या बात है यार, तो बड़ा नॉर्मल चीज है, सिंपल चीज है। तो मुझे बाद में समझ में आया कि इस लाइफस्टाइल को वो एज अ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अंडरस्टूड? ये जो मैं लोगों को सिखाता हूँ वो एज अ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर के पास गए आप, और आप जैसे डॉक्टर को बोलते हो कि डॉक्टर साहब कितना दिन लगेगा, ये दवाई लूंगा कितना दिन मुझे ऐसे खाना पीना पड़ेगा, इस प्रकार से दवाई लेनी पड़ेगी। अरे भाई वो ट्रीटमेंट है, दिस इज नॉट ट्रीटमेंट। आपकी ये जो आपकी ये जो समस्या हुई है, जो प्रॉब्लम हुआ है अभी हेल्थ को लेकर के, दिस इज बिकॉज यू आर लिविंग द काइंड यू आर लिविंग राइट नाउ, द वे यू आर लिविंग, फॉर दैट रीजन ओनली यू आर सफरिंग, अदरवाइज कोई दूसरा रीजन नहीं है। You change your lifestyle, living style, everything will fall into right place. Understood? इसको बदलो आप। लेकिन डॉक्टर नहीं बोलेगा, एलोपैथिक डॉक्टर नहीं बोलेगा। बहुत कम एलोपैथिक डॉक्टर है जो ये सजेस्ट करते हैं, अदरवाइज खुद एलोपैथिक डॉक्टर को नहीं पता है कि हमें चेंज करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो यहां पर मैं फिर मुझे समझ में आया मुझे कि मैंने अपने आप को फिर देखा कि मैं ये ऐसा करता था, ये खाता था, ये सब कुछ किया, इसलिए मैं कर पाया। इट इज नॉट ओनली योगा। इसलिए मैं सबको कहता हूं, जो भी मेरे पास आता है मैं उनको सबको कहता हूं कि अगर आप खाली योगा करोगे ना तो परिवर्तन नहीं आएगा। योगा को बरकरार रखने के लिए उनके कुछ नियम है। पहले योग नहीं आता है। अंडरस्टूड? पहले यम आते हैं, नियम आते हैं, बाद में आसन आते हैं। तो पतंजलि के जो 8 सूत्र है वो बहुत ही सोच समझ के उन्होंने सूत्र को संजोया है क्रमांक के अनुसार। सबसे पहले यम आता है, बाद में नियम आता है, बाद में आसन आता है, बाद में प्राणायाम आता है, चौथे नंबर पे प्राणायाम है। मैं किसी को आपको बोलूं सीधा चलो बैठ जाओ प्राणायाम शुरू करो, बोले बस 10 मिनट में आप थक जाओगे, क्योंकि बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है उसके लिए। अंडरस्टूड? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, अंडरस्टूड, ध्यान, धारणा, फिर समाधि। खैर ध्यान धारणा समाधि पे नहीं जाना अभी फिलहाल, ये प्रोग्राम उसके लिए नहीं है। ये प्रोग्राम तो किसके लिए? यम, नियम, आसन और प्राणायाम, बस इसको ही अप्लाई करने के लिए, इसकी हैबिट डालने के लिए जिंदगी निकल जाती है लोगों की, पता है? कुछ कई सारे ऐसे लोग हैं कि यम, नियम, आसन और प्राणायाम को ही अप्लाई करने में ही जिंदगी निकल जाती है, सीखने में और अप्लाई करने में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, 60 साल 80 साल की जो भी लाइफ है उसकी। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और कुछ लोग इतने खुश नसीब होते हैं, ग्रेस होती है उनपे, कि क्षण भर में ये सारी चीजें आ जाती है उनको। अंडरस्टूड? तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मेरे साथ मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा, मुझे बिल्कुल ज्यादा वक्त नहीं लगा, सीधा मैं रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा। क्योंकि प्रत्याहार प्रत्याहार से टर्निंग पॉइंट होता है। प्रत्याहार का मतलब समझते हो? प्रत्याहार का मतलब जैसे कि अगर आपको किसी चीज से, आपने बहुत सुना होगा ना, डिटैचमेंट रखो, डिटैचमेंट रखो, डिटैचमेंट रखो। सैकड़ों लोगों से सुना होगा आपने, किताबें में सुना होगा, यूट्यूब में सुना होगा। कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर या स्पिरिचुअल स्पीकर जो होते हैं, छोटे बड़े स्पिरिचुअल स्पीकर जो होते हैं, कोई रेकी सिखाता है, कोई प्राणिक हीलिंग सिखाता है, कोई हीलिंग सिखाता है, अलग अलग मॉड्यूल्स, कोई कुछ और सिखाता है, कोई योग सिखाता है, कोई चक्रा सिखाता है, जो भी सिखाता है, कोई मेडिटेशन सिखाता है। वो हर छोटा बड़ा स्पिरिचुअल आदमी ये कहता है कि डिटैचमेंट रखो, मोह मत रखो, माया मत रखो, बराबर ना? ये कहता है, ये कॉमन सेंटेंस है ये। क्यों कहता है? लेकिन नहीं समझ में आता लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो प्रत्याहार है एक्चुअली।
वो करने जाओगे तो नहीं होगा, सीधा रिएक्ट करेगा बॉडी। प्रत्याहार इज अ नेचर ऑफ द माइंड। चेतना का वो स्वभाव है, मूलभूत स्वभाव है। अगर आप यम नियम आसन प्राणायाम को फॉलो करोगे, प्रत्याहार अपने आप होगा। प्रत्याहार अपने आप होता है। कैसे उतरेगा पता भी नहीं चलेगा, उतरना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कि अचानक से आपको ऐसी फीलिंग आएगी, अरे यार छोड़ यार, नहीं खानी है पाव भाजी। मन ही उतर जाएगा। एक टाइम पे आपको पाव भाजी के बगैर चलता नहीं था। एक टाइम पे आपको चिकन टिक्का के उसके बिना चलता नहीं था। एक टाइम बोले तो दारू चाहिए ही चाहिए, यानी कि लगा उसके लिए आप सब कुछ करते थे। सब कुछ करते थे, जो बनता था करते थे। नशे के लिए, नॉनवेज के लिए, इवन फिजिकल रिलेशन के लिए। आदमी सब कुछ करता है सेक्स के लिए, अरे नहीं ये वो, लड़ाई झगड़ा, पैसा, सब कुछ करता है वो। और एक टाइम आता है, अरे छोड़ यार, कुछ नहीं रखा है इसके अंदर में, अपने आप नेचर ही चेंज हो जाता है उसका पूरा। दैट इज कॉल्ड प्रत्याहार। पहले शेविंग नहीं, फिर दाढ़ी बढ़ा लेता है आदमी। पहले फैशनेबल कपड़े पहनता है आदमी, फिर एकदम से सफेद जैसा। मुझे देखो, ये प्रत्याहार है और कुछ नहीं है। सफेद रंग के अलावा मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। इट इज प्रत्याहार। मैं लंबे लंबे बाल रखता था, अभी मैं खैर यहाँ पर बाल नहीं है, लेकिन क्या था ना कि एक टाइम था कि मैं बहुत लंबे लंबे बाल रखता था। अभी देखो, मैं बोला नहीं, बिल्कुल बॉर्ड रखेंगे हम। दिस इज कॉल्ड प्रत्याहार। पहले मुझे होटलों में खाना बड़ा अच्छा लगता था। मैं वीक में 2 से 3 बार तो मैं होटल ही जाता था। मैं फिक्स था मेरा, बर्गर पिज्जा ये वो सब। लेकिन अभी क्या वो उससे वो कट 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 हो गया। वो प्रत्याहार, वो ऐसे नहीं आता है। पहले यम नियम को फॉलो करो अच्छे से। अंडरस्टूड? तो यम नियम क्या है वो बाद में हम समझेंगे। फिलहाल जो मैंने आप लोगों को एक डाइट प्लान बना करके दिया है, उस वो असल में यम और नियम ही है और कुछ नहीं है। इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, ये टाइम पे ये खाना है, और ये टाइम पे योग करना है, और इस तरीके से आपको अपनी लाइफ को चलाना है। अंडरस्टूड? इसी दायरे में अगर आपने अपनी लाइफ को सेट की, थोड़ा स्ट्रगल होगा आपको, थोड़ी लड़ाई होगी भीतर के साथ में, भीतर के इंसान के साथ में, क्योंकि पुरानी हैबिट है ना। जैसे ही वो अलाइन हो जाएगा ना, आप देखोगे पूरी की पूरी जैसे धारा कैसे बहती है। अंडरस्टूड? धारा बहती है ना, जैसे फ्लो होता है पानी का, वैसे फ्लो होता है जबरदस्त एकदम। एनर्जी का वैसा फ्लो होता है ना, लाइफ इतनी स्मूथली जाती है ना, आपको लगता है क्या बात है, एकदम मक्खन की तरह लाइफ जाती है। पता है, जैसे कि आप, अभी क्या होता है ना कि उल्टी चढ़ान चढ़ाई पड़नी पड़ती है, लेकिन एक बार आप जैसे कि पानी के बहाव में उसके ही फ्लो में चलते चले जाओगे, उस रिदम में आ जाओगे ना, तो आपको बड़ा ही स्मूथ फील होगा। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी मैं कितना स्मूथ फील करता हूँ, बहुत ही स्मूथ। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अब 16 घंटा 18 घंटा अपने आप को इंटरमीडिएट फास्टिंग की अवस्था में रखता हूँ। मैं बिना खाए पानी वगैरह पी लेता हूँ। तो वो मेरे लिए एक अपना नेचर बन गया बॉडी का, डिमांड ही नहीं करता है फूड। इंट्यूशन अपना एक्टिवेट हो जाता है, ऑलमोस्ट एक्टिव रहता है थ्रू आउट द डे। आपको सेंस होता है, ये लाइफस्टाइल को फॉलो करने से आपको सेंस होता है। 5 सेंस तो है ही हमारे अंदर में, 6 सेंस भी है, सुना होगा हम सब ने, बराबर? तो जो 6 सेंस है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कुत्ते को समझ में आ जाता है, एक बिल्ली को समझ में आता है कि मेरी मौत आने वाली है, या फिर तूफान आने वाला है, या यहाँ पर में मेरा खाना पड़ा हुआ है। सूंघने से पता चल जाता है कि ये हमारे काम का नहीं, ये हमारे काम का है। सूंघने से पता चल जाता है कि भाई ये जो आदमी आया है ये मेरे मालिक के लिए ठीक नहीं है, मेरे घर के लिए ठीक नहीं है, तो वो भौंकता है। अंदर जैसे सूंघने से पता चल जाता है कि ये मेरे मालिक का जूता है। सूंघने से पता चल जाता है कि आने वाला आदमी जो घर पे आया है वो नेगेटिव सोच वाला आदमी, इसलिए वो भौंकता है। देखो, किसी के घर में पेट है तो आपने देखा होगा ना, मेहमान तो आते जाते रहते, लेकिन कुत्ता थोड़ी हर मेहमान पे भौंकता है, हर आदमी पे थोड़ी भौंकता है वो, है। कुछ पर्टिकुलर इंसान पे वो जरूर भोगता है। इतना भोगता है, जब तक वो होता है, वो जब तक वो जाए नहीं तब तक भोगता रहता है वो। रीजन क्या है? क्योंकि अंदर की सूझ उसको समझ में आ जाती है कि ये आदमी जो है ना, नेगेटिव सोच वाला आदमी है।
अंडरस्टूड? भले ही क्या वो किस इंटेंशन से आया, उसको उसे कोई लेना देना है, लेकिन उसको इतना पता है कि भाई ये अलाइन नहीं करेगा हम मेरे मालिक के साथ में। कुत्ता अपने मालिक से बड़ा वफादार होता है। अंडरस्टूड? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि जहां पर मैं कुत्ता कुछ नहीं बोलता, हाँ ठीक है, एक बार सुन लिया और चुपचाप बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं है, वो एकदम आया है, वो निस्वार्थ भाव से आदमी आया है, पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है। तो ये समझ हमारे अंदर में भी है, लेकिन हम चूक गए, हमें नहीं पता है। आपके पास में कोई आदमी आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोलना चाहता है, ये बोल रहा है अंदर से क्या भाव रख रहा है। हो सकता है कुछ हद तक आपको मैसेजेस आ रहे होंगे, आप उसको पकड़ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन एक बार आप इस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो, वो फ्लो अगर स्मूथ हो जाता है ना, तो एकदम से आपका चक्षु इंद्री जो रहती है ना, खुल जाती है, एकदम ऐसे अलर्ट हो जाते हो। सामने आदमी क्यों आया है ना, आपको पहले ही पता चल जाता है कि ये क्यों आया है मेरे पास में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये हमारा नेचर है। कोई आपको फोन कर रहा है और हेलो बोलता है ना, हेलो में ही समझ में आ जाता है कि ये आदमी ने क्यों फोन किया आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे कई सारे लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग, इसको इंटेलिजेंस बोल रहे हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हम सुपर इंटेलिजेंस के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, ये विद्या जो यूनिवर्सल साइंस है, जो ब्रह्मांड का विज्ञान है, जो लॉज है ब्रह्मांड के, उसके साथ अलाइंड होने की विद्या है। ये मैं वो सारी चीजें सिखाता हूं। जब मैं इन चीजों को फॉलो कर रहा था तो मेरे अंदर में इस साइंस को लेकर की समझ नहीं थी, मैं खाली सिस्टम को फॉलो कर रहा था। अंडरस्टूड? रिजल्ट आ रहा था, क्योंकि इसको समझने के लिए वक्त लगता है, ऐसा नहीं है। मुझे अगर कोई कहे कि इसको आप 2 दिन में सिखाओ, मैं सिखा सकता हूं, लेकिन 2 दिन में क्या आप उतार सकते हो अपने अंदर में? बहुत मुश्किल है उस चीज को। अंडरस्टूड? बहुत ही विज्ञान, बहुत ही विशाल। आप सोचो ना, कितने घंटे का सेशन चलेगा अपना? कम से कम 1.5 घंटे की एवरेज पकड़ के चलो, इंटू 21 डेज करो आप, कितने घंटे हो गए? बराबर है। 2 दिन का वर्कशॉप लूंगा तो भी ये कंटेंट कवर नहीं होगा उसके अंदर में। सो इट्स अ ह्यूज वर्कशॉप। तो ये जो है, इतनी बातें क्यों बोलनी पड़ती है? क्योंकि आप अगर मुझे सुनोगे तो मेरा तजुर्बा ही आप सुनोगे, और जो मैंने अलग अलग लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, और मैं ऐसे लोगों के साथ में रहा हूं जिन लोगों ने मेरी तरह ही काम किया अपने खुद पे, तो सबका एक्सपेरिमेंट इकट्ठा हो जाता है और एक कंटेंट तैयार होता है। तो 2019 में एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई, वो भी हाईली स्पिरिचुअल आदमी, ओशो के बहुत बड़े भक्त है वो, अपने ओशो के सारे प्रोग्राम चलाता है वो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने बहुत काम किया है अपने ऊपर में, लेकिन अभी आप इसको है ना एक सिस्टम बनाओ, क्योंकि आप ऐसे ही किसी को सिखाने चले जाओगे तो थोड़ा यहाँ से, थोड़ा इधर से, थोड़ा उधर से समझ में नहीं आएगा, डिस्टॉर्टेड चीज रहेगी वो। इसको एक सब्जेक्ट बनाओ और स्टेप वाइज लोगों को आगे लेके जाओ इसमें। फिर मेरे दिमाग में आइडियाज आने शुरू हो गए, मैंने फिर सोचना शुरू किया कि मैं कैसे आगे इस चीज को, अगर मुझे किसी को सिखाना है तो मैं क्या करूं उसके लिए। तो थोड़ा 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 डिजाइन करते गया, डिजाइन करते गया, डिजाइन करते गया, ऐसे करते 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 प्रोग्राम का जन्म हो गया। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी लोगों को सिखाना शुरू कर रहे, तो धीरे 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 लोग आते गए और सीख रहे हैं। अभी कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 1 साल से ही मैं इसको कर रहा हूँ, मैं कोई बड़ा नाम नहीं है मेरा, लेकिन ये हर बार रिफाइंड होते जाता है क्योंकि तजुर्बा भी बढ़ता है ना। अंडरस्टूड? तो इस प्रोग्राम में ये पूरा 21 दिन में, आज का जो सेशन है ये क्या है, मैं आपको ओवरऑल एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं कि जो मैं आप लोगों को कहूंगा किस तरीके से खाना है, क्या थेरापी आपको फॉलो करनी है, ये वो सारी चीजें हैं जो हर इंसान, हर आदमी अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकता है। और ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसके लिए हमें कोई बरसों कॉलेज में जाकर की जैसे 5 साल 3 साल का कोई कोर्स करो और फिर आप सीखो, नहीं। बहुत ही ईजी है। जिसने अपना टाइम दिया है वो कैसे 5 साल को 20 दिन में सिखा दे, 15 दिन में सिखा दे, 5 दिन में सिखा दे, वो हम लोग कर सकते हैं।
वो सभी चीजों को सीखने की जरूरत नहीं है जो जरूरी नहीं है। अंडरस्टूड। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, बस बेसिक प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो करो, फिर देखो कैसे आगे बढ़ सकते हैं आप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत ही सरल रहेगा ये यात्रा। 21 दिन में आपके लिए एक, ये जो पूरा जो पैकेज है, ये क्या होगा ना कि आपको करना क्या है असल में वो समझ में आएगा। 21 दिन में आप अपने शरीर को, तो फिलहाल जो है ना, ये फाइटिंग चलती रहेगी, अरे ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। पहला 21 दिन सबके लिए स्ट्रगल ही होता है। मैंने जब स्टार्ट किया मेरे लिए भी स्ट्रगल था पहला महीना। फिर आप उसको पकड़ के रखते हो दूसरा महीना, दूसरे महीने में थोड़ा और इजी हो जाता है। 90 दिन इतना इजी हो जाता है, फिर आपको लगता है कि चलो अभी इसके बगैर चलेगा भी नहीं। ऐसे करते करते अगर आपने 6 महीना कंटिन्यू कंटिन्यू कर लिया, फिर तो ये आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। जैसे सुबह उठ करके हमें ब्रश करना ही होता है, इसी प्रकार से ही हमारा एक एक चीज जो आप अब सीखोगे इसमें, तो हर एक चीज आपके अंदर में उतर जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? असल में जितनी भी बीमारियां हैं आज के टाइम पे, जितनी भी बीमारियां लोगों को हो रही है, उन सभी के पीछे एक ही रीजन है कि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को बदल दी। हम बायोलॉजिकली इंडियन है, हम इंडियन कॉन्टिनेंट में रहते हैं, यहाँ पर में 3 क्लाइमेट है। यहाँ की धरती से जो खाना बन रहा है, जो पहले से बरसों से बनता आ रहा था, रामायण काल से, महाभारत के काल से, है, बरसों से इस धरती ने जो अनाज उगाया है, जो फल फ्रूट सब्जियां उगाई है, हमने उसको, हमने अपनी माटी से थोड़ा हमने दूरी बनाई, थोड़ी दूरी बनाई, उसी के कारण हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। अंडरस्टूड? ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, 50 साल पुराने, 50 साल पीछे चले जाओ बस, खाली 50 भी नहीं, 30 साल पहले पीछे चले जाओ, चलो ना। अब 30 साल पीछे चले जाओ, इतने बीमार लोग थे क्या जो आज की डेट में है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मेरी आयु अभी 40 साल की है, बराबर है। जब मैं 10 साल का था, तो मैं इतनी भारी तादाद में बीमारी बीमारी नहीं देखता था हम लोगों को। यहाँ पर मैं तो क्या है, अभी हर घर में लोग बीमार है, और 4 मेंबर होते हैं तो 2 तो मिनिमम बीमार आदमी है उसके अंदर में। इन अ फैमिली ऑफ 4, 2 पीपल आर हैविंग सम काइंड ऑफ हेल्थ इश्यू। करेक्ट? तो और आज की डेट में देखा जाए, इन टुडेस करंट टाइम, कोरोना ने हाहाकार मचा दिया। अंडरस्टूड? यानी कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, इतना हेल्थ इज बिकम द टॉप प्रायोरिटी। बच्चे बच्चे के जिंदगी में धरती का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर मैं हेल्थ, वहां का आदमी हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पर रखता होगा। इस धरती का एक कंट्री, एक सिटी, एक गांव ऐसा नहीं होगा कि जहां पर मैं वो आदमी हेल्थ को लेकर के सोचता होगा कि नहीं भाई, थोड़ा सोच संभल के हम काम करें, संभल के खाएं। राइट? पूरी दुनिया इसके चपेटे में आ गई। तो सोचिए ये क्यों हुआ। किसी इंसान ने भले ही किया होगा, जो भी किया होगा, लेकिन देखो धरती जो है पूरी, कोई एक जगह पे हो तो बात समझ में आए, लेकिन पृथ्वी का एक इंसान ऐसा नहीं है जो आज की डेट में हेल्थ को लेकर की, जिसके लिए हेल्थ प्रायोरिटी पे ना हो। है कोई ऐसा आदमी? नहीं ना। हर आदमी हेल्थ के बारे में, एक मिनट, नेट बंद करता, मेरा नेट अभी चल रहा है बरोबर? हाँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस था इसमें, ऐसा दिखा रहा था मुझे, नो प्रॉब्लम। तो मतलब एक आदमी ऐसा नहीं है जो हेल्थ के बारे में नहीं सोचता हो। विधाता ने कैसे कैसे इस सिचुएशन को खड़ी कर दी, सोचिए जरा इस बात को। इस परिस्थिति को निर्माण जो कर दिया विधाता ने कि भाई आप जरा संभल जाओ, कुदरत के नियम को फॉलो करना शुरू कर दो, सीखो, वरना हालत और खराब हो जाएगी। अंडरस्टूड? ये बहुत बड़ी वार्निंग है।
बहुत बड़ी वार्निंग है, अलार्म सिचुएशन है ये। तो जब भी पता है, जब भी इंसान अपने ट्रैक से बाहर निकल जाता है ना, देखो किसी जानवर को तकलीफ नहीं हुई, आपने देखा जानवर परेशान होते हैं कोरोना से? नहीं ना, एक भी जानवर को प्रॉब्लम नहीं है। क्यों इंसान को प्रॉब्लम है? इंसान को सोचने की क्षमता दी है, वो अपना ट्रैक छोड़ रहा है। ट्रैक छोड़ा इसलिए कुदरत ने करिश्मा दिखाया। कुदरत ने बोला ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। मैं पैदा तो मैंने ही तुझे किया है ना, मैंने ही तुझे बनाया है इस धरती पे, और तू मेरे ही आड़े चल रहा है। तू कुदरत को सिखा रहा है कि भाई कैसे जिंदा रहना चाहिए, कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, है? कुछ नहीं किया, बस उसने खाली सांस पे अपनी अपनी ब्रेथ, जो हम सांस लेते हैं ना, उसको थोड़ा धीमा कर दिया आपने। वो पूरी दुनिया ऑक्सीजन के पीछे भाग रही है। क्या किया उसने? जो सांस की गति जो चल रही है, जिसको कूर्म नाड़ी बोलते हैं योगा में, अंडरस्टूड? ये जो रिदम जो आप है ना, ये स्पीड हमारे कंट्रोल में नहीं। आपके स्पीड में, आपके कंट्रोल में है क्या कितनी गति से श्वास लेनी है? नहीं है ना। वो बात अलग है कि आप अगर प्रखर योगी बन जाओगे तो आप एकदम से सांस को अपनी कंट्रोल पे करोगे। वो 5% केस को छोड़ करके आपकी स्थिति में है, नहीं है इस वक्त। आप चाहो 10 मिनट सांस को रोक लो, नहीं रोक सकते हो। आप बोलो कि नहीं, मुझे इसी स्पीड से मेरी सांस बाहर निकलनी चाहिए और इसी गति से मेरी सांस अंदर आनी चाहिए, वो आपके हाथ में नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है आपके हाथ में, बराबर? एक्सेप्ट दिस ट्रूथ। लेकिन कुदरत ने क्या कर दिया? धीमा कर दिया उसको, ऑक्सीजन लेवल नीचे आ गया आपका। आप चाहते हुए भी नहीं बढ़ा सकते उसको, अंडरस्टूड? चाहते हुए भी बढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है उसको। फेफड़े जो लंग्स है हमारे, पूरी उसकी जपेट में आ जाता है। कुछ नहीं किया को कुदरत ने, बस कुछ नहीं, उसको खाली उसका जो रेडिएटर रहता है ना, पंखे का रेडिएटर रहता है, उसको थोड़ा धीमा कर दिया उसने, कुछ नहीं। एक पॉइंट धीमा कर दिया, अभी ले बेटा सांस, पता चलेगा तुझे। कितनी भी दवाई डाल दो, कुछ काम नहीं करने वाला है वो। लेकिन जैसे ही वो, सभी डॉक्टर बोलते हैं ठीक है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है, सुपाइन पोजीशन पे लेटो, भुजंगासन करो, शलभासन करो, है इस तरीके से आसन करो, देखो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। वेंटिलेटर भी काम नहीं करता है, उसको उल्टा लेटाना पड़ता है, तब जाकर कि वो एडिशनल काम करना शुरू हो जाता है। सिंपल बात है। आप एक्सेप्ट करें कि ना करें, डॉक्टर एक्सेप्ट करे कि ना करे, लेकिन हकीकत तो यही है। उसको उल्टा लेटा तो तेरा है ना, तेरी सांस लेनी शुरू हो जाएगी। भले ही वो डॉक्टर नाम ना ले कि इसको भुजंगासन बोलते हैं, इसको मकर आसन बोलते हैं, उसको भले ही कबूल ना करना हो, लेकिन है तो वो मकर आसन ही। तूने उसको उल्टा लेटाया ना, और तूने बोला यहाँ पर छाती के ऊपर तू यहाँ पर मैं ऐसा तकिया डाल दे ताकि उसकी पीठ थोड़ी ऊपर हो जाए, छाती थोड़ी ऊपर हो जाए और अच्छे से सांस लेना शुरू कर दे। क्यों? क्यों? आज से 5,000 साल पहले किसी योगी ने बोला कि ऐसे करो तो आपकी चेस्ट एक्सपैंड होगी, आपकी सांस खुलेगी, आपके लंग्स एक्सपैंड हो गए, अंडरस्टूड? फिर किसी डॉक्टर, कोई डॉक्टर बोलता है कि भाई अनुलोम विलोम करो, कोई बोलता है भस्त्रिका प्राणायाम करो। क्यों बोलता है वो? अच्छा, वो भस्त्रिका, कोई डॉक्टर, मैंने एक ऐसे भी वीडियो देखे कि जिसमें वो नाम नहीं लेते अनुलोम विलोम भस्त्रिका प्राणायाम, अंडरस्टूड? उनके प्रोफेशन के खिलाफ है ना। तो वो क्या बोलते हैं, डीप ब्रीदिंग लो, डीप ब्रीदिंग लो, ऐसा सांस को थोड़ी देर होल्ड करो, फिर एक्सेल करके होल्ड करो। तो वो क्या हुआ? प्राणायाम है मेरे भाई, अंडरस्टूड? तो ये जो है डीप ब्रीदिंग, भस्त्रिका प्राणायाम डीप ब्रीदिंग है, अंडरस्टूड? तो अभी मजबूरी करना तो पड़ रहा है ना, तो ठीक है कोई भी नाम ले ले उसको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आखिर में तू अपने पेशेंट को वही बोल रहा है जो योग में बरसों से बोला गया है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? असल में जो कुदरत के जो नियम है, जो विधि विधान है, उसी को ही तुझे फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर की तेरी हेल्थ ठीक रहेगी। सिंपल बात है, और कुछ नहीं है बस। तो ऐसे कान पकड़ने से अच्छा है सीधा सीधा कान पकड़ो ना, ऐसा डायरेक्ट क्यों उल्टा घूमना है? अंडरस्टूड? तो ये जो पूरा साइंस है, इसको अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पिछले साल जिन जिन लोगों को कोरोना हुआ था, जो मेरे कांटेक्ट में थे, उनमें से कुछ लोगों ने मेरा कहा माना,
मैंने कहा वो कोरोना हो गया है, कोई बात नहीं, कोरोना साइंस के लिए कोरोना है, हमारे लिए कोरोना नहीं है। हमारे लिए तो ये है कि भाई आपको कोई एक्यूट बीमारी आई है, बस ठीक है, चुपचाप रूम में बैठे रहो, जो मैं बोलूं वो करो, आप नेचुरली ठीक हो जाओगे। जिसको 14 दिन 20 दिन लगता था नॉर्मल होने के लिए, वो आदमी 4 दिन 5 दिन 7 दिन में ठीक हो जाता था। अंडरस्टूड। और जहां पर मैं, वो आपने ये भी सुना होगा ना, वो नाम भूल गया मैं, नाम याद नहीं आ रहा है, वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, वो पॉइंट जो रहता है ना, 2.5 या 20 ऐसा पॉइंट रहेगा तो आप कोरोना हो, लेकिन इतना कोरोना नहीं है आपको। अभी अभी वो भी चल रहा है कि कितना आपको कोरोना है, कि भी इतना कोरोना है, एक नंबर कुछ उसको बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर दैट नेम एग्जैक्टली। याद आएगा तो बोल दूंगा, अगर आपको याद आ जाए तो आप लिख दीजिए चैट बॉक्स में। तो मेरे एक स्टूडेंट लास्ट ईयर इसी टाइम पे उनको कोरोना हुआ था, और वो बोला अरे सर मैं क्या करूं, मैं बोला कुछ नहीं, कुछ नहीं, खाली नारियल पानी पी, बस 4 दिन 5 दिन, लेकिन नारियल पानी से हो जाएगा। उसका पूरा घर, रिश्तेदार, उसके मामा डॉक्टर थे, बोले तू पागल हो गया, किसकी बात मान रहा है तू? मैंने बोला रूम में बैठ जाओ और बोलो कि नारियल पानी का यहाँ पर मैं पूरा रख दे मेरे पास में, बस 4 5 दिन का नारियल पानी, या फ्रेश रोज नारियल पानी आ जाना चाहिए घर पे। तो नारियल पानी जून महीने में हुआ था उनको, तो नारियल पानी उन्होंने ला करके रख दिया। तो रोज मुझसे बोलते सर आज मैं क्या करूं, नारियल पानी, बस पानी मत पी, नारियल पानी पी। मैं बोला नल का वो जो पीने का पानी है ना वो भी मत पी, प्यास लगे तो नारियल पानी पीना है तुझे, नारियल पानी पी। और कुछ नहीं, बस मेरे लेक्चर सुनता रहे और मेडिटेशन करता रहे, सो जा जल्दी। क्वारंटाइन था तो करना क्या पड़ेगा, यही काम है उनको, और कुछ काम नहीं है। मेरा लेक्चर सुनो, मेरे साथ कनेक्टेड थे, और सुबह ताकत हो तो योगा करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आराम करो और नारियल पानी पीते रहो बस। जैसे वो आपने देखा ना मुन्ना भाई एमबीबीएस में, कैरम रमानू जूस पियानो, मैंने बोला तुझे कुछ नहीं करना है, खाली नारियल पानी पीना है, दैट्स इट। तो वो 4 दिन 5 दिन नारियल पानी पीते थे, और 7वें 8वें दिन फिर 5वें दिन मैंने कहा कि अभी फ्रूट स्टार्ट कर, फिर फ्रूट खाना शुरू किया। 2 4 दिन फिर फ्रूट और फिर सलाद, फिर मैंने बोला अभी सूप वूप पी धीरे धीरे। तो फिर मैंने बोला अभी जाके चेक कराओ, तो वो चेक कराने गए। तो डॉक्टर परेशान हो गया, अरे क्या बात है यार, मतलब सीधा, मतलब वो फिगर था, बोले कि ये अगर 1.5 2 के अंदर में जाता है तो ये कोरोना पॉजिटिव दिखाता आदमी, लेकिन ये सीधा 21 पे पहुंच गया 1 वीक में, मतलब अब तक कोई ऐसा केस नहीं है हमारे पास में, सीधा जंप कर गया 21 पे। तो बोला कुछ नहीं है, बस योगा किया और नारियल पानी पीना पिया और हो गया। तो उसमें भी उस डॉक्टर ने बोला किस बेवकूफ की तूने सलाह मान ली। तो बोला कि अभी कोरोना नेगेटिव है ना, वो बेवकूफ हो या नहीं हो, उसकी सलाह मेरे को नेगेटिव, मेरे को कोरोना नेगेटिव कर दिया, खत्म बात, रिजल्ट से मतलब है अपने को, अंडरस्टूड। तो सीधा सीधा सिंपल साइंस है, ये साइंस को आप समझेंगे आने वाले सेशन में, सभी साइंस आपको मैं समझाऊंगा। तो हमारे डाइट प्लान में कुछ ऐसा ही कुछ है, जितना आप नेचुरल फूड खाओगे उतना ज्यादा आप स्वस्थ महसूस करोगे भीतर से, शरीर को हल्का फील करोगे आप। और जितना ज्यादा आप पका हुआ भोजन खाओगे, अनवांटेड फूड खाओगे, उतना शरीर लोड झेलेगा, लोड आएगा बॉडी पे, अंडरस्टूड। और जितना आप सात्विक भोजन खाओगे, सात्विक किसको बोलते हैं, जो काफी नेचर से कनेक्टेड हो, यानी कि जिसमें लाइफ हो, रॉ फूड में लाइफ है, फ्रूट में लाइफ है, फ्रूट को काटो जमीन में डालो पेड़ बना देगा वो, लेकिन खिचड़ी को जमीन में डालोगे कुछ नहीं होगा, फर्मेंट हो जाएगा अंदर, कंपोस्ट हो जाएगा वो। आप समझ रहे हो साइंस को? केले को काटो या पूरे के पूरे केले को जमीन में गाड़ दो, वो उसमें से बाहर आएगा पेड़, कोशिश करके देख लेना। लेकिन उसी केले को आप पका दो, फ्राई कर दो और फिर डालो जमीन पे, कुछ नहीं, कंपोस्ट हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा वो। तो लाइफ किस में है? रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। कुकुम्बर ले लो, कुकुम्बर को पूरा का पूरा जमीन में डाल दो, वो वापस उसमें से पेड़ बाहर आएगा, कुकुम्बर निकलना शुरू हो जाएंगे, ढेर सारे कुकुम्बर।
लेकिन कुकुम्बर को अगर आप उसमें स्लाइस करके उसमें नमक मिर्च मसाला नींबू डाल करके डालोगे जमीन में, कुछ नहीं, वो फर्मेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सीधा सिंपल साइंस है। मेरा लॉजिक, मेरा और मेरी जो समझाने का जो तरीका है इतना सिंपल होगा, वो सीधा दिमाग में घुसेगा वो डायरेक्ट। अंडरस्टूड? रोटी, उसी गेहूं के दाने को आप जमीन में डालो, व्हीट ग्रास निकल के बाहर आएगा। और उसी गेहूं को आप आटा बनाओ, रोटी बनाओ और जमीन में डालो, कुछ नहीं, कंपोस्ट हो जाएगा, कीड़े मकोड़े खाएंगे उसको, मिट्टी बन जाएगी। वो है वो भी गेहूं ना, और ये भी गेहूं। तो फर्क क्या है, इसी फर्क को हम समझेंगे, इसी फर्क को ही मैं आपको समझाऊंगा। तो शॉर्टकट में समझाऊं तो उसमें लाइफ है, जिसमें लाइफ है वो हमें लाइफ देगा, बस सिंपल बात। और जिसमें लाइफ नहीं है वो हमें लाइफ नहीं देगा, वो खाली हमें सेटिस्फाई करेगा कि कुछ खाया है। अंडरस्टूड? तो जिसमें जान है वही हमें जान दे सकता है, वही हमें हील कर सकता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। उसी को ही सात्विक भोजन कहते हैं। पके हुए भोजन में भी कई कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम सात्विकता में ले सकते हैं। अंडरस्टूड? तो सात्विक भोजन अगर खाओगे आप, तो मन साफ तो तन साफ, तन साफ, आई मीन सॉरी, अन्न साफ तो तन साफ, तन साफ तो मन साफ। सिंपल। जो आप खाओगे, अगर वो साफ सुथरा खाओगे, अच्छा वाला खाओगे, तो तन साफ रहेगा आपका। आपको तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, आपको प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा बार बार कि ये नो हर दिन स्ट्रगल करता है आदमी वॉशरूम के लिए। वीक में 200 दो दो तीन तीन दिन कॉन्स्टिपेशन रहता है कई सारे लोगों को। कॉन्स्टिपेशन इज द हाईएस्ट इशू। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन ही होता है, गलत भोजन खाया कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाता है। अंडरस्टूड? वो जड़ है पहले। अगर उसी को ही अगर हम पहले ठीक करेंगे, उसको ठीक करने के लिए पहले भोजन को सुधार लो। इसलिए योग में आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, 5 लेवल होते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 5 लेयर होते हैं हमारे बॉडी में। हमारा बॉडी खाली एक बॉडी नहीं है, इसमें इसके 5 शरीर है। अंडर पंच तत्वों से शरीर बना है, तो 5 एलिमेंट है। तो पहला वाला अन्नमय कोश। अन्नमय कोश क्या है? फूड बॉडी, फिजिकल बॉडी को अन्नमय कोश कहते हैं। सबसे पहले भोजन सुधार करोगे, सिंपल बात। जैसे ही भोजन को सुधार करोगे, सीधा आपका जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो श्वास है, उसमें आप शुद्धता देखना उसकी। आप पिज्जा खाओ, दारू पियो, देखना सांस की गति में परिवर्तन आ जाएगा। आप फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, जूस पियो, फ्रेश सादी खिचड़ी खाओ, देखो सांस की गति से ही पता चल जाएगा कि सुकून फील होगा आपको अंदर से। फर्क पता चल जाता है। अंडरस्टूड? ब्लड सर्कुलेशन में भी फर्क हो जाता है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। उसमें पल्स बढ़ जाता है। तामसिक फूड खाओगे, सात्विक फूड खाओगे तो पल्स नॉर्मल रहेगा। आपने ऐसे देखा होगा, नाड़ी चिकित्सक हाथ लगाते बोलते हैं कल आपने ये खाया था तेल वाला। कभी नाड़ी चिकित्सा कराई आपने? एक बार करा लेना है। जो विद्वान नाड़ी चिकित्सक होगा ना, वो आपका नाड़ी पकड़ के बोल देगा कल आपने दूध ज्यादा पिया है, सीधा बोल देगा वो। क्यों बोल देगा? क्योंकि वो स्पीड को पकड़ता है। वो खून का जो दौरा चलता है ना अंदर बॉडी में, वो उसकी गति को समझता है। साइंस भी चकरा गया है, साइंस भी चकरा जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है कि वो आदमी खाली नाड़ी देखता है, 2 मिनट में बोल देता है कि आपने कल तेल वाला भोजन खाया, कल आपने नॉनवेज खाया, कल आपने खट्टा खाया। और हमें हाँ बोलना ही पड़ता है क्योंकि वो सीधे साइंस है और कुछ नहीं। इट्स अ नेचुरल साइंस। तो ये जो है तो सात्विक खाओगे, जैसा अन्न वैसा मन। आपने सुना होगा ना, सभी शास्त्र में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। भगवत गीता हो, वेद हो, पुराण हो, जैसा अन्न वैसा मन। सिंपल बात। और आपने गलत भोजन खाया है तो मन पे असर होगा ही। मन पे असर होगा तो सीधा उसका बॉडी पे असर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सारे बॉडी का कंट्रोल मन पे है। सीधी सीधी बात है।
मन पे कंट्रोल है, सीधा नियंत्रण यहीं से होता है ना, ये तो मेन सेंटर है, अंडरस्टूड, राजधानी है ये मन हमारा। यानी कि अगर पैर में दिक्कत है तो मन को पता चलता है ना कि पैर में दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, तो ऐसे करो। आज मुझे किसी एक लड़की का मुझे फोन था, बोले कि सर मुझे यहाँ मेरे ये वाले हिस्से में, शोल्डर का जो निचला हिस्सा है ना, जिसको हम स्कैपुला बोलते हैं और शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, मैंने बोले मुझे उधर पेन हो रहा है। तो मैंने बोला क्या बेटा खाते पीते हो, तो उन्होंने बताया, बोला खाना पीना तो ठीक ही था, थोड़ा लेट सोती है और लेट खाती है रात को। मैंने बोला इतना सुधार करो आप। तो बोले कि नहीं सर मुझे इसके लिए पर्टिकुलरली कुछ बताओ। मैं बोला इतना तो सुधार कर, बाद में समझ में आएगा, फिर तू मुझे बोलना कि फर्क पड़ा है कि नहीं फर्क पड़ा। अंडरस्टूड। तो माइन्यूट फर्क से भी माइन्यूट, ये कैसा है ना कि अगर आप माइन्यूट चेंज करते हो ना तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसमें यही चीज पकड़नी है बस, और कुछ नहीं है। अंडरस्टूड माय पॉइंट। तो भोजन सुधार इस प्रोग्राम का मेन थेरापी है, ये मेन कंटेंट है, वो तो करना ही करना है आपको, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा रोल तो भोजन आता है। हम दिन में 3-3 टाइम खाते हैं, हम पूरे दिन का प्लानिंग ही उसी के लिए करते हैं। रात को सोते हैं कल सुबह क्या खाना है, और नाश्ते में सोचते हैं कि लंच में क्या खाना है, लंच में सोचते हैं कि डिनर में क्या खाना है, या बीच नाश्ते में क्या खाना है। हमारा हमारी पूरी कॉन्शियसनेस इर्द गिर्द चलती है, उसी के आसपास चलती है, क्या खाना है क्या खाना है क्या खाना है, राइट। हमारे हमारे लिए एंटरटेनमेंट बोले तो हमारे हर एंटरटेनमेंट में हम खाने को पहले नंबर पे रखते हैं। किधर भी जाए, हम पार्टी बनाने जाए, शादी में जाए, या ऐसे ही वेकेशन बनाने जाए, खाना अपना कैसे मिलेगा पहले वो बताइए। चाहे हिमालय चढ़ने जाओ, किधर भी चले जाओ आप। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि भाई वो अपने साथ में कुक कैरी करते हैं, पता है, कुछ कई सारे ट्रैवल्स वाले, टूरिज्म वाले ऐसे जो, जैसे गुजराती मारवाड़ी में ये बहुत ही मायने करता है। मतलब जो गुजराती मारवाड़ी कम्युनिटी जो है ना, उनको ये बहुत मैटर करता है कि किधर भी जाए उनको गुजराती फूड मिलना चाहिए, चाहे हिमालय हो, चाहे फिर कन्याकुमारी हो, या चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो। तो उनके टूर के पैकेज में होता है, क्या नाम है उसको बोलेगा आपको, महाराज साथ में रहेगा। महाराज यानी कि रसोईया। अगर गुजराती वालों का पूरा टूर रहेगा, गुजराती मारवाड़ी का फूड ऑलमोस्ट सेम ही है, तो बोले कि महाराज मिलेगा, प्योर जैन फूड मिलेगा, अमेरिका में भी मिलेगा, लंदन में भी मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा, हिमालय में भी मिलेगा, केदारनाथ की घाटी पे ऊपर में भी मिलेगा आपको, और कन्याकुमारी में भी आपको मिलेगा। सोचिए, गंगोत्री में भी मिलेगा, जिधर जाओ उधर आपको मिलेगा। तो ये जो है ना मतलब ये जो है ना, ये मतलब इतना आदमी एनलाइटनमेंट के बारे में बाद में सोचता है, पहले भोजन के बारे में सोचता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एनलाइटनमेंट तो होगा तब होगा, वो बात की बात है, पहले खाना क्या है वो बताओ। यहाँ पर मैं, कई सारे लोग सदगुरु से कनेक्टेड है, संयमा का प्रोग्राम किया है, बराबर है। तो जिन्होंने संयमा का प्रोग्राम किया है वो, उन्होंने बोला होगा, उन्होंने बोला था, आपको पता नहीं ध्यान में है कि नहीं, बोले कि भाई ये तो खाना दे रहा हूं मैं आप लोगों को, असल में ये प्रोग्राम खाना खाने के लिए है ही नहीं है। राइट और रॉन्ग? ये खाना, ये प्रोग्राम, संयमा प्रोग्राम भोजन करने के लिए है ही नहीं। भोजन करोगे तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे। भोजन करते थे इसलिए सोते थे, पता है, संयमा प्रोग्राम में रात को इसलिए लोग सोते थे। मैंने 4 दिन भोजन किया, फिर बाद में भोजन लेना बंद कर दिया, फिर मैं खाली जूस पीता था, वो जो देते थे ना, वो क्या बोलते हैं, वो थोड़ा ठंड का था तो वो कॉफी देते थे, वो सुकू कॉफी देते थे, सुकू कॉफी देते थे, नींबू पानी देते थे। अंडरस्टूड? तो पिछले के 2 से 3 दिन तो मैं 21 आवर्स 22 आवर्स एक्टिव जागता था, ध्यान करता था। मैं हैरान हो गया, मैं बोला इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई। कुछ नहीं, खाली जूस पीता हूं तो कहां से फिर नींद आएगी। जैसे ही भोजन डालोगे सीधा बॉडी फ्लैट हो जाता है, पता है। आप दोपहर को लंच लेते हो, आधा घंटा पावर नैप तो चाहिए भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए? है? क्यों चाहिए? जैसे ही आपने डेड फूड डाला, बॉडी को डेड कर देगा वो। फ्रूट खाओगे तो पावर नैप नहीं लेना पड़ेगा। मुझे दिखाओ, जिस दिन आप उपवास करते हो ना, अगर आपका पहला पहला उपवास होगा तो आप थकान के मारे नींद आएगी। लेकिन अगर आप सपोज की आपको प्रैक्टिस है 17-18 घंटा उपवास करने की, और फिर आप एक एक दिन उपवास कर ले, तो एकादशी कर ली, नवरात्रि कर ली आपने, आपको नींद नहीं आएगी।
कोटा आपका, नींद का कोटा भी नीचे हो जाएगा, 4 घंटे में आपका नींद कवर हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये है, सीधी सीधी बात है। लाइव फूड खाओगे तो आप जिंदा रहोगे, जीते जागते जिंदा रहोगे। वैसे तो जिंदा ही हो आप, लेकिन जीते जागते जिंदा रहोगे। डेड फूड खाओगे, डेड फूड किसको कहता हूं मैं? जो आपने आग पे चढ़ाया वो डेड हो गया, फिर भले ही खिचड़ी हो, भले ही वो खिचड़ी क्यों ना हो, सादी सिंपल खिचड़ी, आग पे चढ़ाई, चूल्हे पे चढ़ाया, गर्म किया, उसको पकाया आधे 1 घंटा, वो डेड है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन 70% वो फूड डेड है। अंडरस्टूड? उसमें खाली 30% हमें न्यूट्रिशन मिलता है। तो 70% वो फूड डेड है, बॉडी को प्रोसेस करना पड़ता है, वो बॉडी को ढीला कर देता है वो। अंडरस्टूड? डेड फूड बॉडी को डेड कर देगा। तो कितने टाइम के लिए डेड कर देगा? सपोज कि आपने खिचड़ी खाई पेट भर के, आधा किलो खिचड़ी खा गए आप, तो आपको कम से कम 30 से 45 मिनट तक के लिए आपको डेड होना पड़ेगा, पावर नैप। अंडरस्टूड? योगिक लैंग्वेज में सोना बोले तो मृत अवस्था। एक बात ध्यान में रखो आप, योगा में जितने समय आप सोते हो ना, उतने समय के लिए आप मर गए हो। यू आर डेड फॉर दैट मच ऑफ टाइम। अंडरस्टूड? जीते जागते मर गए हम लोग। तो ये बात है कि अगर आपने पेट भर के खिचड़ी खाई है या फिर दाल चावल सब्जी रोटी खाई है दोपहर को 1 बजे 1:30 बजे, आप दाल चावल खिचड़ी, सॉरी, दाल चावल सब्जी और रोटी, और साथ में छाछ या लस्सी और दही और कुछ मिठाई भी खा ली आपने, 2 घंटे गए आपके, आप 2 घंटे के लिए मर जाओगे। 2 घंटा बॉडी फ्लैट हो जाएगा, सीधा डेड, कुछ नहीं कर। आंख खुली भी होगी ना तो भी आप है ना अर्धमरे जैसे रहोगे, जैसे नशा हो गया है। अरे यार ठीक है, थोड़ा बाद में काम करें, चाय लेके आ भाई, अभी तो आंख खुले मेरी है। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताइए प्लीज, सही है कि गलत है? हाँ। अंडरस्टूड? तो जितना अगर आप इसको हल्का रखोगे, आप अलर्ट रहोगे, एक्टिव रहोगे आप। इसलिए डाइट प्लान जो मैंने आप लोगों को जो डिजाइन करके दिया है ना, उसी को ही ध्यान में रखा हुआ है मैंने, कि जितना हो सके उतना दिन में कम सोए, रात में अच्छे से सो जाए, सुबह उठे काम कर पाए। और अगर आपने जंक फूड डाल दिया इसके अंदर, बर्गर डाल दिया, पिज्जा डाल दिया, खत्म बात। जहां पर में आप 6 घंटा सोते हो, आपको 8 घंटे की नींद करनी पड़ेगी टोटल में। रात में भले ही आप 6 घंटा सो, दिन में भी आप 1 आध 2 घंटे ऐसे ही छोटा छोटा मोटा सो लोगे। नहीं सोओगे तो खाली पीली आप ऐसे 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 लड़खड़ाते रहोगे, काम नहीं कर पाओगे, यू वोंट बी एक्टिव इनफ, लाउजी 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 फील करेगा आपको। तो दिस इज यू नो ये उसका यही साइंस है इसका, कि जितना आप लाइट खाओगे, लाइव फूड खाओगे, उतने आप स्वस्थ रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, हीलिंग होगा बॉडी के अंदर में। जितना आप डेड फूड खाओगे, बीमारी एक्टिव रहेगी, और बीमारी उतने लंबे टाइम के लिए रहेगी शरीर में। यही सिंपल साइंस है। तो सबसे मेन आधार फूड है हमारा। फिर दूसरा मैंने जो आधार बनाया है, जो दूसरा पिलर है, वो है योग। क्यों योग इसलिए करना पड़ता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में हमने एक ढांचा बना लिया है, इसी तरीके से बैठना है, इसी तरीके से सोना है, नरम गद्दे पे सोना है, नरम सोफे पे बैठना है, एसी की आदत डाली है, बहुत सारी चीजों को लेकर के हमने कंफर्ट बनाया है। तो योगा क्या करता है? फिजिकल बाउंड्रीज को तोड़ता है। हमारे मसल श्रिंक हो जाते हैं, हमारी लाइफस्टाइल जो हम फॉलो करते हैं उसके कारण कंफर्टेबल, जितना ज्यादा हम कंफर्टेबल रखते हैं अपने आप को, मसल श्रिंक होते हैं हमारे। बॉडी का जिस पार्ट को आपने ज्यादा कंफर्ट दिया है, वहां का मसल ज्यादा श्रिंक हो गया, तो नाड़ियां हमारी ब्लॉक हो जाती है, एनर्जी का फ्लो नहीं होता है। अंडरस्टूड? लचीलापन खत्म होने लगता है शरीर के अंदर का, मसल सिकुड़ने लगते हैं, हड्डियों में जंग आने लगता है। जैसे ही आप योगा करना शुरू करते हो तो स्ट्रेचिंग शुरू हो जाती है। पहले मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है, फिर धीरे धीरे हमारी हड्डियां तो फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन हड्डियों हड्डियों को कंट्रोल करता है मसल्स। मसल ही खुले नहीं हो तो हड्डी क्या काम कर लेगी बेचारी। अंडरस्टूड?
तो मसल को हमें तोड़ना नहीं है, लेकिन मरोड़ना है उसको। तो जितना आप खोलोगे तो वहां से जो नाड़ियां निकल रही है वहां से एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और शरीर हमारा एंटी एजिंग प्रोसेस में चला जाता है। एनर्जी का फ्लो ऐसा शुरू हो जाता है कि पूरे शरीर में एनर्जी 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 हो जाती है। हीलिंग पावर जबरदस्त एक्टिवेट हो जाता है बॉडी के अंदर। पूरा दिन फ्रेश फील करते हो आप, अंदर हल्का फील करते हैं आप। इसलिए योग जरूरी है। अंडरस्टूड। बॉडी के उस हिस्सों, सभी हिस्सों को हमें काम देना पड़ता है। असल में हमारी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम अपने शरीर का मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं करते हैं। इसलिए योगा में हम क्या करते हैं, हर चीज के अलग अलग तरीके का आसन करते हैं, जहां पर में हम हमारे शरीर के सभी अंगों पे हम काम कर देते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स पे भी काम हो जाता है उसमें, इसलिए स्वास्थ्य आ जाता है। ज्यादा डिटेल में मैं बाद में समझाऊंगा मैं। तीसरा पिलर है पर्याप्त मात्रा में नींद करना, बहुत ही जरूरी है। अगर आप नींद नहीं लोगे अच्छे से, इसलिए मैंने डेडलाइन रखा है 10 बजे इस प्रोग्राम का। 10 बजे खत्म करेंगे, 10:30 बजे तक लेट में लेट सो जाओ, 5 बजे उठे, 10:30 बजे सोने चले जाओगे तो 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 4:30 बोले तो 5-6 घंटे हो गए। एवरेज 6 घंटे की नींद ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं सोना है। 8 घंटा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो 6:30 से 7 घंटे की नींद आपकी हो जाती है। 6 से 7 घंटे की नींद अगर आपकी हो जाती है, 10 बजे खत्म करते तुरंत सोने चले जाओगे, तकरीबन 6 से 7 घंटे की आपकी नींद हो जाएगी, जो इनफ है। अंडरस्टूड। बॉडी को रिजुवेनेट करने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए इनफ है। लेट सोओगे, बैटरी अच्छे से चार्ज नहीं होगी। इसका साइंस बाद में समझाऊंगा मैं। चौथा पिलर है पर्याप्त मात्रा में रेस्ट लेना। रेस्ट और सोना दोनों अलग है। रेस्ट यानी कि मेंटल रेस्ट की बात हो रही है। स्ट्रेसफुल माइंडसेट रखोगे, तनाव रखोगे मन में, तो पूरा दिन आपको लाउजी लाउजी लगेगा, प्रेशर सा लगेगा आपको। अंडरस्टूड। इसलिए इसको हमें स्ट्रेस फ्री रखना बहुत ही जरूरी है। कैसे रखना है? योग करोगे तो काफी हेल्प मिलेगी आपको, नेचुरली आपका माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा। लेकिन उसके अलावा साथ साथ में हमें हमारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाने पड़ते हैं। यम के ऊपर में काम करना पड़ता है। यमा मीन्स मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, मॉरल वैल्यूज होती है। हम इंसान है, हम इंसान के साथ में रहते हैं, राइट। हमारे घर में ही हमारे फैमिली मेंबर्स है, हम बाहर काम करने जाते हैं तो हम वो इंसानों के साथ ही काम कर रहे हैं। अंडरस्टूड। इंसान को माल बेचते, इंसान हमें पैसा देता है। इंसान को हम प्यार देते तो हमें इंसान प्यार देता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है हमारे, ये ट्रांजैक्शंस में कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है। स्ट्रेस क्यों आता है? वरना स्ट्रेस का कारण क्या है? बहुत ही सिंपल है। बच्चे का फादर के साथ का ट्रांजैक्शन गलत हुआ, इसलिए तनाव पैदा हो गया बीच दोनों के बीच में। हस्बैंड और वाइफ के बीच का ट्रांजैक्शन बिगड़ा। जो भी ट्रांजैक्शन हो, मैं यहां ट्रांजैक्शन वर्ड इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, नॉट इन टर्म्स फॉर मॉनिटरी। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, इमोशनल ट्रांजैक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन बिगड़ा, डिस्टर्बेंस आया रिलेशन में। यस और नो? यस और नो? हाँ। तो ये जो स्ट्रेस है, ट्रांजैक्शन को अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दोगे, उसको आप सिंपल कर दोगे, क्लियर कर दोगे उसको, अगर कहीं अटका हुआ है, कुछ भी अटका हुआ है, अगर आप उसको क्लियर कर दोगे, फिर सिंपल स्ट्रेस गायब, खत्म हो जाएगा। जानवर से थोड़ी स्ट्रेस होता है हमको, है? आपके घर में कुत्ता है, कुत्ता आपको थोड़ी स्ट्रेस देता है। कुत्ता स्ट्रेस नहीं देता है। अंडरस्टूड। कि कोई इंसान के साथ में ही हमें स्ट्रेस होता है, और कोई रीजन ही नहीं है। आप समझ लो कि आप इस दुनिया में अकेले हो, कोई है स्ट्रेस फिर? है? कोई स्ट्रेस नहीं होगा। घर में बीवी है, बच्चे है, हस्बैंड है, भाई है, बहन है, ऑफिस में स्टाफ है, बॉस है, पार्टनर है, कस्टमर है। इसलिए स्ट्रेस है, और कोई कारण नहीं है स्ट्रेस।
उन लोगों के साथ में जो हमारा ट्रांजैक्शन है ना, वो ट्रांजैक्शन में हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं। वो तो सामने वाला जाने दो, वो तो जो भी गलती करता हो, लेकिन हम जो गलती करते हैं ना, पहले हमें उसको समझना है, हमें उसको सुधारना है। अगर आप उसको सुधार लोगे आपके साइड से, तो एटलीस्ट है ना, ताली देखो कभी एक हाथ से नहीं बजती है, तो ताली को बजाने के लिए बजाना ही पड़ता है, दोनों हाथों को मिलाना ही पड़ता है, तब जाकर की ताली बजती है। सिंपल बात है। तो कोई बोले कि नहीं भाई वो उसका सारा कसूर है, ठीक है, तो फिर तूने दीवार पे भी मारा, मारा तो सही ना, भले दीवार एक जगह पे था, बराबर है। ताली कभी नहीं बजती ऐसे ही, हमारी भी कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है, हमारी भी कुछ ना कुछ गलतियां हैं, बराबर है। तो उन ट्रांजैक्शंस के बारे में मैं समझाऊंगा, तो इससे क्या होगा ना, 24 घंटा फिर कुछ नहीं, हाँ ठीक है, सब बढ़िया है, क्या प्रॉब्लम है, ओके। हम बहुत छोटी छोटी चीजों में मिसअंडरस्टैंड करते हैं, कई सारी चीजों को हम इग्नोर करते हैं, हमें पता भी नहीं है। सिंपल बात है, कुछ नहीं, आप बस खाली मैं आप लोगों को कुछ नियम बताऊंगा ना, सिंपल नियम है, 4-5 नियम है, उसको आपने दिमाग में उतार लिया, सारा स्ट्रेस खत्म, उधर ही खत्म बस। इसलिए जब मैं जॉब करता था ना, लोग मुझे बोलते थे यार आपका जॉब ऐसा है ना कि थोड़ा स्ट्रेसफुल है, लेकिन मैं बोला आपके चेहरे पे कभी दिखता नहीं है, तो मैं बोला मैं कभी इसको लेता नहीं हूँ उस तरीके से। अंडरस्टूड। तो कुछ नहीं है, बस वो प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी को चलाएंगे तो सुकून ही सुकून है फिर पूरे दिन। गुस्सा नाक के बराबर हो जाता है एकदम, बार बार ऐसे गुस्सा आता है ना, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, बहुत यानी कि बहुत कम हो जाती है। गुस्सा बहुत जरूरी है, लेकिन बिना जायज के गुस्सा होना परेशानी हो जाती है हमारे जीवन में, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को अगर हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो बस ठीक है, बढ़िया से चलता रहेगा जीवन, और क्या। अगर ये आपने अपना लिया तो मैं समझूंगा कि भाई सार्थक रहा मेरा समय का योगदान, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। 10 बज के एग्जैक्टली 10 बजे है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और सुना मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।